Jai Jinendra, Pranam, Namaste. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. A very warm evening to each and every participant here. Happy New Year to all of you. I would like to welcome our today's host, Mr. Kishorji Jain, who is TV and radio presenter at Leicester, UK. Over to you, Bhaiya. थैंक यू वेरी मच मनी थैंक यू वेलकम एवरीबॉडी जो आज का हेल्थ सेमिनार है ये एवरी वीक पिछले कम से कम अबाउट 18 मंथ्स ऑनवर्ड्स हो गए हेल्थ मैटर्स में। एवरी वीक हम आपकी सेवा में हाजिर होते हैं जहाँ जहाँ हमारे सेहत के संबंधित कुछ कुछ जानकारियाँ दी जाती हैं, उसके साथ साथ हम अध्यात्म के जगत में भी उतना ही पार्टिसिपेट करते हैं जितना हम मेडिकल साइंस में। आज चैत्र महीना और नए साल की शुरुआत हुई है। सबसे पहले आपको नूतन वर्ष अभिनंदन 2079। दैट्स अभी हम जो दूसरा कैलेंडर है अभी 2022 में ही बैठे हैं। वी आर अबाउट 57 ईयर बिहाइंड। तो हमारा भारतीय जो कैलेंडर है 2079। समय 3:02 हो गए यहाँ यूके में और इंडिया के 7:32 महीने की 2 अप्रैल। इस प्रोग्राम की श्रृंखला हमने लास्ट वीक जो चलाई है व्यंजना दीदी के साथ, उनका बहुत ही सहयोग रहा है हमें थ्रू आउट। जब जब भी उन्हें हमने शॉर्ट नोटिस पर बुलाया उसी समय आकर उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद, देखिए ये दो बहुत चर्चित हैं। इन दोनों का विषय जो है बहुत चर्चित है, अध्यात्मवाद भी और भौतिकवाद भी। इनकी अनेक परिभाषाएं हैं। हमने इसकी सरल परिभाषा जो है वो करने का प्रयत्न किया है और पदार्थ मेरा है, इसमें इसका नाम है भौतिकवाद। हेल्थ मेरी ठीक है, इसका नाम है भौतिकवाद। इसके साथ में ये मेडिसिन ले रहा हूँ, ये चीज़ें मेरी हैं, ये मेरा दुकान, ये मेरी मकान, ये मेरा प्रॉपर्टी, ये जायदाद, हर चीज़ भौतिकवाद में आज चर्चित है। इसके बिना अध्यात्म एक कदम आगे चल रहा है, लेकिन अध्यात्म के बिना भौतिकवाद जो है वो नहीं चल सकता। तो इसीलिए यही आशीर्वाद के लिए हमारी हमेशा मन से क्रेविंग होती है, हमें कोशिश होती है कि अध्यात्म जगत से हमारे संत महापुरुष गुरु कोई आकर हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम अपनी नियमित जो जीवन शैली है उसके साथ संबंधित कई तरह के सवाल जो हैं वो उसको आगे चला सकें। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है और मैं महाराज साहब साध्वी पिंकी जी से आग्रह करूंगा कि प्रोग्राम का आगाज़ करें। आज का प्रोग्राम बहुत जानकारी से भरपूर प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में कैंसर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी जाएगी और इस जानकारी में आपने साथ जुड़े रहना है। व्यंजना दी आज हमारे बीच हाजिर हैं। कैंसर से प्रिकॉशन के बारे में जानकारी हम बहुत जल्दी देने वाले हैं। सबसे पहले मेरा आग्रह है हमारे साहब, प्लीज़ आप मंगलाचरण से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। जय जिनेंद्र। सर जी अनम्यूट उधर से करवा लीजिए। साहब जी को प्लीज कर दीजिए हाईलाइट। महाराज साहब अनम्यूट कर लीजिए। या ठीक है जी जी। नमो नमो अरिहन्तानं नमो नमो सीतानं नमो नमो आयरियानं नमो नमो वजायानं नमो लोए सब साहुनं सो पंच नमोकारो।
ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सवे सिंह हवै मंगलम मंगलानंच सवे सिंह हवै मंगलम। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता है। ये जीवन है अनमोल इसे जो व्यर्थ गवाया करते हैं। अपना कर्तव्य भुला करके पीछे पछताया करते हैं। जो धर्म निभाते हैं अपना सच्चा सुख पाया करते हैं। सच्चे अर्थों में जीवन को वो सफल बनाया करते हैं, वो सफल बनाया करते हैं। गुरुदेव के पावन चरणों में जो शीश झुकाया करते हैं। भगवान की भक्ति में अपना मन खूब लगाया करते हैं। श्रद्धा की ज्योत जगा करके जो ध्यान लगाया करते हैं। नर से नारायण हो करके इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। आज हिंदू नव वर्ष की स्टार्टिंग है। सम्मत 2078 कंप्लीट हुआ। 2079 जो है आज से स्टार्ट हुआ है। इंडिया में नवरात्र इस दिन शुरू होते हैं और सब पूछते हैं, और बड़ों के मुखारबिन से, संत महात्माओं के मुखारबिन से आज के दिन नए साल की शुरुआत सुनते हैं। जैसे पंजाब में संक्रांति आती है तो हर महीने संक्रांति जो है वो सुनी जाती है। अब इंडिया में तो ये ऐसा रिवाज है, और फॉरेन में तो ऐसे ना कोई साधु संत इतना मिल पाते ना कुछ होते। अब जूम के माध्यम से और इसके वीडियो ऑन होके सब जो है सुन लेते हैं और लाभ ले लेते हैं। ये भी टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी देन है। और लॉकडाउन जब हुआ और ये सारी ऑनलाइन सारे काम शुरू हो गए तो सब एक दूसरे के साथ मिल गए, और कोई जानता भी नहीं था। मणि जी को कौन जानता था और महाराज जी को कौन जानता था। और किशोर भैया देखो फगवाड़े के हो गए, पंजाब के हो गए, और वो वहां पहुंच गए इंग्लैंड, और वहां से अपने सामने आते हैं और देखते हैं। तो ये सब अच्छा है। और आज के दिन जो है कहते हैं कि माली के घर में इसका समय का निवास हुआ है। जहाँ धोबी के होता है, कुम्हार के होता है, और जहाँ वैश्य के होता है, बनिए के घर में जिसको बोलते हैं, 4 घरों में होता है। इस बार का जो है माली के घर में है। माली क्या चाहता है? वर्षा आए और ज्यादा पैदा हो, पर इसके साथ ही जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो भी होने के बहुत चांसेस हैं। आज शनिवार के दिन ये आज नया संवत नल नाम का संवत्सर है। इसका नाम है नल। नल नाम का संवत्सर ये चढ़ा है, माली के घर में है। और आप शनिवार के कारण आप नमो लोए सब साहुनंग का जाप, जहाँ शम शराय नमः, जहाँ ओम प्राम प्रीम प्रोंग शनै नमः, ऐसे जो है आप करते रहें तो लाभ रहेगा। तो ऐसे जो है आज भी हमने नवरात्रों के संबंध में आज पाठ सुबह करा।
और शाम को भी सब पाठ होता है और वीडियो से भी लोग सुनते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है। और जो आपका कार्यक्रम है वो भी शनिवार को ही होता है और सारी आप अच्छी अच्छी चीजें योगा और सारी बीमारियों के कारण बताते हैं। और कहते हैं इस दिन सम्मत वाले दिन, नए सम्मत वाले दिन गुड़ी पड़वा का दिन होता है और ये अन्न शुद्ध साया होता है। कुछ करना हो, अच्छा कार्य करना। वैसे चैत्र के महीने में कोई होती ना शादियां होती हैं ना कुछ अच्छे कार्य होते हैं, पर ये वाला जो दिन होता है गुड़ी पड़वा का, सम्मत के साल का, इस दिन हम कुछ कर सकते हैं। जो भी कुछ करना चाहे वो नए साल से शुरुआत कर लेते हैं। और ये कहते हैं कि ये रोग निवारण के लिए इस दिन जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी जैसे हम काढ़ा बना के पीते हैं, ये जरूर लेना चाहिए सुबह खाली पेट। ये संवत्सर वाले दिन ये खा लें तो काफी बीमारियों से राहत मिलती है। तो ऐसे आज हम ना खाने का दिन था तो मैंने भी सुबह ऐसे ही ये लिया और कुछ मीठे के साथ थोड़ी मिश्री डाल लो, लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी आदि जो भी ऐसे पदार्थ हैं इनको थोड़ा लेकर एक एक दो दो तो उसको पीस के उसको साथ मिश्री के साथ ले लो, खा लो और उसके ऊपर से आप गर्म पानी पी लो या दूध पी लो, कुछ भी पी लो। तो ऐसे ये कहते हैं कि रोग निवारण के लिए ये वाला दिन बहुत ही अच्छा होता है। तो पंजाबी में क्या आप थोड़ा सा सुना दो किशोर भैया, पंजाबी में? जरूर 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 दर्शन जरूर। दीवानी है, संतान दीवानी है, जिस दे मन वस दी बस हाँ, कर दायो प्राणी है, जिस दे मन वस दी बस कर दायो प्राणी है, सत्य धर्म दी नीति है, सत्य धर्म दी नीति है, मुक्ति नहीं मिलदी जिना भगति ना कीती है, मुक्ति नहीं मिलदी जिना भगति ना कीती है, पुन दान जो कर देने, पुन दान जो कर देने, बेड़े ओना पुरुषां दे भव सागर उतर देने, बेड़े ओना पुरुषां दे भव सागर उतर देने, नेकी जिस मन वस दिए, नेकी जिस मन बस दिए, आत्मा अंत समय पई खिड़ खिड़ हंस दिए, आत्मा अंत समय पई खिड़ खिड़ हंस दिए, भगवान दा कहना है, भगवान दा कहना है, अपने कर्मां दा फल भोगना पैना है, अपने कर्मां दा फल भोगना पैना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। आप हर सैटरडे को आभार। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मनी जी ने स्टार्ट करा था, देखो किशोर भैया को भी वहां से इंग्लैंड से बुला लिया और सबको कहीं से अलग अलग स्टेट से और महाराजियों को भी बुला के अपना टाइम भी बहुत अच्छा अच्छा व्यतीत, हमें भी बहुत लाभ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपना बहुत बहुत स्टार्ट करें। व्यंजना जी का भी बहुत आभार। बहुत धन्यवाद, मनी जी का, किशोर जी का, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना, सबका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुभकामना। बहुत आभार भाई सर, बहुत बहुत आभार। बहुत आशीर्वाद देते हैं आप जब भी हम आपको याद करते हैं। बहुत बहुत खुशकिस्मत है हम। और चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारे जीवन में कभी कभी हम ऐसी घातक बीमारी का नाम सुन लेते हैं, सुनते ही डर लगने लगता है कि यार ये ऐसे कैसे हो गया। कभी अभी रिसेंटली वी वेंट थ्रू कोविड। बिफोर आई गो फर्दर, आपको बता दें आज आत्मा राम महाराज जी का 188वां जन्म जयंती भी है।
तो उसके लिए भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं उन संतों ने जो बहुत जागृति लाई है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया से। उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस और अवेयरनेस ऑफ जीवन में इतनी लेके आए हैं थ्रू आउट पंजाब स्पेशली। वहाँ पर तो जैन्स का नाम ही नहीं होता था कि पंजाब में कोई जैन्स हैं। तो आज जो भी जैन्स हैं वो मेजॉरिटी उनकी बदौलत पंजाब में हैं आज। मतलब हमारे परदादा जी उन्होंने भी दीक्षा ले ली थी उन्हीं की प्रेरणा से। सो देयर फॉर इट्स वन ऑफ दोज थिंग वी आर रियली फॉर्चुनेट। आज उनकी जन्म जयंती की सबको बहुत बहुत बधाई हो। और चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो बहुत ही घातक, सुनने पर ही इंसान डर जाता है, इंसान को इतनी परेशानी हो जाती है कि ये कैसे आ गया। हमारे 5 इंद्रिय जीव हैं, हमारे पास इसकी अवेयरनेस है और डायग्नोजिंग के तरह तरह के इक्विपमेंट्स हैं। पंजाब से एक स्पेशल ट्रेन चलती है एवरी डे जिसको कैंसर एक्सप्रेस कहा जाता है टुवर्ड्स राजस्थान। मतलब ये इतना घातक, इतना तेजी से फैल रही बीमारी जिसका कोई भी आज तक ढूंढ नहीं पाया कि हाउ इट अकर्स इन द बॉडी। यहाँ पर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं। यूके में इंपीरियल कैंसर रिसर्च बहुत देर से लगे हुए हैं, अपने अपने वैज्ञानिक लगे हुए हैं इसके पीछे। कोई पता नहीं चल रहा कि क्या करें क्या ना करें। इसका सुनते ही रूह कांप उठती है, रोगी सोच लेता कि मौत बस आ चुकी है। देखो इसका मतलब एक चीज़ तो ये है कि डर जो है ना वो ज़्यादा खतरनाक है देन ओरिजिनल बीमारी से। ये बात आप इसको ध्यान से सोचिए। इसका जो ज़्यादा खुलासा है हमारी व्यंजना आनंद दीदी जो है वो करेंगे, वो बताएंगे कि मैं जो कह रहा हूँ इसको वो इंडोर्स करेंगे। इसका ज़्यादा डर जो है वो नाम से बीमारी का इतना, जितना ओरिजिनली ये बीमारी ओरिजिनली जिसको है वो कैसे इसके साथ जी सकता है। लोगों को यही होता है कि चलो मौत आ गई है और ये वजह समझकर वो जीना छोड़ देते हैं। और अगर हम इस डर को हटा दें जीवन से तो कैसा फील होगा। लेट्स से कि आ गई है, चलो मैं लेट मी डील विद इट। अगर आ गई है तो आ गई है, कोविड आ गया है तो आ गया है, कोई जॉन्डिस आ गया तो आ गया है, डायबिटीज आ गई तो आ गई है। लेट्स लर्न टू लिव विद इट। किसी को कोई डिसेबिलिटी आ गई है तो चलो आ गई है। डिसेबिलिटी इज नॉट अ इनएबिलिटी। ये आप रहना उसके साथ कैसे सीखना है, इससे निजात कैसे पानी है, आने से पहले प्रिकॉशन कैसे लेनी है। 1,000,001 क्वेश्चंस हो गए। आज पेन एंड पेपर लेकर बैठ जाओ आराम से। बहुत सारी इनकी हिदायतें होंगी हमारे प्रोग्राम में। व्यंजना दी ने जो भी रिसर्च की है अपने बलबूते पर, जो स्टडी की है उसके बारे में बात करते हैं। पहले आपका स्वागत करते हैं दीदी। आप को थोड़ा आज डिले हो गए हैं प्रोग्राम स्टार्ट करने में, लेकिन हम ख़त्म करने में भी उतना ही डिले करेंगे। डोंट वरी, सब जुड़े रहिए। प्रोग्राम का जो लिंक है अपने सर्कल में भेज दीजिए। दिस इज़ टू डू विद कैंसर। जो अचनचेत आती है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके बॉडी में कैंसरस सेल्स हैं और होते ही हैं एनीवे। लेकिन आपका इम्यून सिस्टम कैसे इसके साथ भिड़ जाता है और उनको ख़त्म करता है, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ हमारे साथ आज मेरी फेवरेट सिटी देहरादून से पंकज बजाज जी भी आए हुए हैं। उनके साथ भी हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। मेरे को लगता है व्यंजना दीदी कुछ सीक्रेट मिशन लेके हमारे साथ आई हुई है। दीदी आपका स्वागत करते हैं और प्रोग्राम को शुरू करें। जय जिनेंद्र टू एवरीबॉडी। जय जिनेंद्र, सभी को नमस्कार। और जैसा कि किशोर भैया बताए भी कि आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। कैंसर नाम सुन के ही सभी के पसीने छूट जाते हैं, सभी डर जाते हैं कि कैंसर यानी कि मौत। लेकिन ऐसा नहीं है, कैंसर यानी कि मौत नहीं है। अगर हम उसे सही ढंग से ट्रीटमेंट देते हैं, शुरू से ही देना शुरू करते हैं, और मान लीजिए कि हमें शुरू में पता नहीं चला, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है कि शुरू में पता ही नहीं चलता
क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं नॉर्मल लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को हमें जानना होगा कि कौन से लक्षण होते हैं कि कैंसर आपके शरीर में बढ़ना शुरू हुआ है, पता चले। और उसके बाद उसका कारण क्या होता है, उसकी वजह क्या होती है, आपके शरीर में कैंसर का विकास हो रहा है, कैंसर सेल का विकास हो रहा है, इसकी वजह क्या होती है, उसको भी जानना जरूरी है। फिर इस जो होते हैं घरेलू और आज हमारे डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट है उसके विषय में भी हल्की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए, ताकि हम अगर कैंसर के पेशेंट होते हैं तो हमें वो घबराहट ना हो, उससे फेस करने के लिए हम तैयार रहें। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि कैंसर अगर होता है तो इसका सबसे पहला लक्षण क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि हमें कैंसर है। तो कुछ चीजें होती हैं, जैसे आप अचानक से कमजोरी महसूस करना शुरू करते हैं और हमेशा वोमिटिंग की इच्छा होती है, उल्टी की इच्छा होती रहती है। और जो आपके शरीर में कहीं कोई घाव है अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। बहुत दिनों से आपके शरीर में गिल्टी बनी हुई है, लेकिन वो पड़ा था, कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से उसमें दर्द शुरू हो जाता है, तो वो भी आपके कैंसर का कारण हो सकता है। साथ ही साथ बहुत ही लंबे समय तक शरीर में गांठ का होना और कोई उसमें कोई किसी तरह का कोई हलचल नहीं हो रहा है, तो भी आपको खतरा हो सकता है कि कैंसर आपके भीतर, संभावना है कि कैंसर आपके शरीर में हो सकता है। साथ ही साथ होता है कि आपका जो आपके शरीर में जो मस्सा होता है, हमारे मनुष्य के शरीर में मस्से होते हैं, वो मस्सा अचानक से बहना शुरू हो जाता है, ये भी लक्षण होता है कैंसर का। साथ ही साथ हमारा ये जो तालू हमेशा सूखता रहता है, कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छे से मुंह को खोल नहीं सकते, जितना हमारी कैपेसिटी है मुंह को खोलने की उतना नहीं खुलता, छोटा सा मुंह खुलता है, तो ये हो सकता है कि आपके मुंह में भी कैंसर की संभावना है। तालू में हमारे हमेशा तालू सूखा रहना, जबकि हम सब कुछ ले रहे हैं, सारा डाइट ले रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, लेकिन गला का सूखा रहना भी लक्षण है कैंसर का। साथ ही साथ होता है कि अचानक से आपके शरीर का वजन कम होना शुरू हो जाता है, तब भी ये लक्षण होता है। अचानक से बाल आपके बाल का झड़ना शुरू होना भी इसका लक्षण होता है। ये तो कई तरह के कई कारण हैं जो कैंसर के कारण हैं, और सबसे बड़ा होता है कि इसमें आपको थकान महसूस होती है, आपको लगने लगता है कि हम जितना खा रहे हैं वो हमारे शरीर में नहीं कर रहा। तो ये सारे जो लक्षण थे, उस लक्षणों से हम अपनी जांच तुरंत करवाएंगे। इसकी वजह क्या होती है, क्यों कैंसर के हम पेशेंट हैं, तो वो जानना बहुत जरूरी है। इसके कई कारण हैं, तो होता है वंशागत भी आता है, जैसे हमारे खानदान में कैंसर होता है तो ये वंश में नई पीढ़ी को कैंसर हो सकती है। तो वैसे लोग जिसके खानदान में कैंसर के पेशेंट रहे हुए हैं, उन लोगों को अलर्ट रहना है, सजग रहना है अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो मैं आगे बताऊंगी कि कौन कौन सी सावधानी हम लोगों को रखनी होगी कैंसर की तरफ से। दूसरा होता है जो हमारा ये जो भी हमारे अधिक नॉनवेज जो सेवन करते हैं, अम्लीय भोजन जो ज्यादा लेते हैं, उन लोगों को भी कैंसर होने की संभावना रहती है। सात्विक भोजन सबसे अच्छा भोजन होता है, जो हमारे जैन समाज में भी सात्विक भोजन का हम लोग सेवन करते हैं। फिर भी कभी कभी सात्विक भोजन लेने के बावजूद भी कई को कैंसर की बीमारी हो जाती है, तो वो भी कारण को जानना जरूरी है। सबसे पहला, हमारे शरीर में लिव का अधिक वेस्ट होना, वो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है। हमारे जो शुक्र धातु होते हैं, वो जब शुक्राणु में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर से बर्बाद होते हैं, तो अधिक मात्रा में बर्बाद होने लगते हैं, तो वो हमारे कैंसर की बीमारी की सबसे बड़ी वजह बनती है। फिर एक कारण होता है कब्ज की शिकायत, जो कि जितना भी मैं क्लास ली हूँ, क्लास में मैं यही बताई हूँ कि कब्ज कई रोगों की
का कारण होता है, यहाँ तक कि कैंसर भी कर्ज का ही कारण होता है। ये आपकी आवाज नहीं है, आवाज प्लीज ऑडिबल। आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। जी प्लीज, आवाज नहीं आ रही। आप ट्राई कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप को होस्ट हैं। डॉक्टर मानी मोथा, प्लीज इनको अनम्यूट कीजिए। ओके, अब कीजिए। जी, जी ये अब आ गए। जी अब ठीक है, सॉरी अबाउट दैट। अभी जी तो ये हम क्या करते हैं, दिन में सो लेते हैं, दोपहर का भोजन करके सोते हैं और रात को जाते हैं, नींद तो हम फुल फुल हो चुके हैं। तो वैसी स्थिति में भी कैंसर संभावना है। दीवान बंद, रात्रि जागरण, ये हमें कैंसर से बढ़ा देता है। फिर दूसरा है कि हमारे शरीर में आज से अधिक हम ज्यादा आज से करते हैं, भी कैंसर के रोग कारण है। तो यानी हमें देखना होगा कि हमें ज्यादा अम्लीय भोजन नहीं लेना है। ये हमारे कारण नहीं पता चल रहा है, कैंसर की ध्यान नहीं कर रहा है। कैंसर के पेशेंट जो हो रहे हैं या कैंसर के पेशेंट हम न का भविष्य, इसके लिए क्या क्या हम जरूरी है। कारण इसका उत्तर आया है कि हमें ज्यादा भोजन का सेवन नहीं करना है। जी, आपकी साउंड प्रॉब्लम है, साउंड काफी ब्रेक हो रही है दी आपकी, तो इज नॉट क्लियर। पंकज जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी पंकज जी, आपको जी सर। मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है बिल्कुल। लेकिन आप मेरी आवाज बाउंस बैक हो रही है, तो आप अपना देखिए। दीदी आ गई शायद। वेट ना, अपना ये टेलीफोन पर एक बार चेक क्लियर कर लें। दीदी आप म्यूट और क्या? मुझे बहुत क्या? आप दो डिवाइस से लॉगिन हैं। एक डिवाइस पर कर। हाँ, अब ठीक। तो यानी हम लोगों को अपने माइक को म्यूट कर लेंगे। कुछ म्यूजिक की आवाज है पंकज जी आपकी। राइट, व्यंजना दी आप बोलिए। हम लोग को हमारे शरीर के जो कैंसर की सेल है वो अधिक विकसित न हो, इसके लिए हमारे शरीर में हम न बने, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें इसके भोजन लेना, भोजन ज्यादा नहीं लेना, दीवा निद्रा रात्रि जागरण का परहेज करना, साथ ही साथ
अधिक हमारे शरीर से लिम्फ का नष्ट न होना, वो उस पर भी ध्यान देना है। आलस्य कैंसर का कारण होता है, इसलिए आलस भी अपने जीवन से हटाना चाहिए। साथ ही साथ कब्ज पर विशेष ध्यान देना है कि कब्ज आपके शरीर में न बने। यहाँ क्या होता है, जो हमारे में जो कब्ज होता है उसके कारण हमारे शरीर में जो प्रतिक्रिया, जो हमारे शरीर के ब्लड में जो परिवर्तन होता है, वो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जो हमारे शरीर जो कब्ज होता है, कब्ज हमारे आंख में सट जाता है और सट करके वहीं पर सड़ना शुरू करता है। जो मल है हमारी आंखों में सट करके वहां पर सड़न शुरू करता है। अब वो सड़न धीरे 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 पूरे बॉडी में फैलता है। पूरे बॉडी में फैलने के बाद फिर वो ब्लड में भी जाता है, फिर ब्लड को भी अम्लीय बना देता है, दूषित कर देता है। और जहां हमारे शरीर के अंग और ब्लड दूषित होते हैं, वहां पे हमारे शरीर में कमजोरी शुरू होती है। और कमजोरी शुरू करता है, कारण होता है हमारे जो जो खराब सेल होते हैं, जो कैंसर के सेल होते हैं, उसको ताकत मिलती है उसी के कारण, और वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। यहाँ पर होता क्या है कि हमारा जो कैंसर सेल होता है, जैसे हमारे शरीर में कहीं छोटा सा एक गांठ था, वो गांठ धीरे 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 कैंसर का रूप धारण कर लिया। अब ये गांठ क्या करता है, ये गांठ के पास क्या हुआ, किस चीज की कमी हुई कि हमारे शरीर में कैंसर का विकास हुआ। हमारे शरीर में कई कैली पाया जाता है, जिसमें होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन केमिकल होता है एक प्रकार का, जिसकी कमी के कारण ही शरीर कैंसर का विकास होता है। वो केमिकल हमारे बॉडी में रहता है तो कैंसर हमारे शरीर में बढ़ नहीं पाता। अगर छोटा सा गांठ है तो अपने आप वो खत्म हो जाता है। जो हमारे डेड सेल्स रहते हैं वो अपने आप नष्ट होते हैं। ऐसे मानव का जो शरीर है वो दिन भर में नए सेल्स का निर्माण करता है और कई सेल्स को मार करके खत्म भी करता है। ये हमारे शरीर में अपने आप होता है। लेकिन जब हमारा शरीर वीक हो जाता है तो वो जो हमारे डेड सेल्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह आ जाते हैं और वहीं पर वो शुरू कर देते हैं अपना कैंसर का रूप धारण करके, और अपने पास में अच्छे सेल को मिलाना शुरू करते हैं और फिर उसका विकास होने लगता है और फिर वो हम लोगों के लिए घातक भी होने लगता है। क्योंकि वो नेचर के अनुसार अच्छाई अच्छाई को खींचता है, बुरे चीज और अपनी ओर आकर्षित अट्रैक्ट करना एक नेचर में आता है। तो ये जो बुरे सेल होते हैं वो अच्छे सेल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो धीरे धीरे इसका गठन ज्यादा हो जाता है तो वो हमारे में दिखाई देता है, लक्षण के रूप में भी दिखाई देने लगता है। और फिर जब उग्र हो जाता है तब हम जागृत होते हैं कि हमें कैंसर हुआ है। शुरू की अवस्था में कभी भी नहीं पता चलता है, क्योंकि नॉर्मल है, कब्ज का होना नॉर्मल है, उल्टी का आना, बाल का भी झड़ना, हम लोग जानते हैं मौसम चेंज होता है तो बाल झड़ता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम आ रही थी हल्की फुल्की वो नॉर्मल सबको आती है, तो हम लोग का ध्यान वहां जाता नहीं। तो ये नहीं, जो हमारा ठीक है, अभी ठीक है। पर आपकी ऑडियो और वीडियो दोनों बीच में डिस्टरबेंस आ रही है। आप एक पोजीशन में, अभी ठीक है, आप बोलिए आप। या अभी तो वीडियो आ गई वापस। अच्छा तो ये हमारा जो हमारा सेल था, जो हमारे डेड सेल थे, कैंसर के सेल थे, वो अपना विकास करने लगता है। तो जैसे ही हम उस पता चलता है तो हम डॉक्टर के ट्रीटमेंट में जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, कीमोथेरेपी हमें देते हैं। कीमोथेरेपी होता क्या है, ये जो हमारे कैंसर के जो सेल हैं उसके ऊपर एक आवरण दे देता है। बस ये आवरण दे दिया कि वो पूरे शरीर को, अच्छे सेल को अपने में मिलाए नहीं, वो वहीं पे रुका, वो उसका इलाज नहीं है। और इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है कि इसके कारण हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर एकदम डाउन हो जाती है और कई तरह के अन्य शरीर में हमारी बीमारियां शुरू होती है, क्योंकि हमारा शरीर अब वीक हो गया। जो हम कीमोथेरेपी ले रहे हैं उसके कारण धीरे धीरे हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, हमारी शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और हम अन्य बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं। इसलिए कई कैंसर के जो पेशेंट होते हैं ठीक होने के बावजूद
कई तरह के रोग से ग्रसित रहते हैं, वो जड़ से ठीक नहीं हो पाते। कैंसर से छुटकारा मिला, लेकिन कीमोथेरेपी का जो साइड इफेक्ट था उसके शरीर में बरकरार रहता है। तो आज के क्लास में उसके साइड इफेक्ट को भी काटने का जो प्रोसेस है वो भी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से तरीके होते हैं कि उसको हम लोग अपने शरीर से, ये जो ट्रीटमेंट हम अंग्रेजी दवाई के रूप में लिए हैं, कई तरह के जो सर्जरी होते हैं, सर्जरीज के द्वारा भी हम इसको, कैंसर के पेशेंट जो होते हैं कैंसर को ठीक करते हैं। कीमोथेरेपी भी होता है, रेडिएशन के द्वारा भी होता है, हार्मोन्स थेरेपी के द्वारा भी होता है, और इम्यूनोथेरेपी के द्वारा भी कैंसर का इलाज किया जाता है। साथ ही साथ स्टेम से सेल ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, जो खराब सेल है उसको निकाल करके वहां पर अच्छी सेल को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इस तरह के कई प्रोसेस होते हैं हमारे डॉक्टर्स के पास में, जो कि कैंसर के इलाज में, ट्रीटमेंट में करते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं घरेलू उपचार को जानने के लिए, तो उससे हम लोगों को जानना जरूरी, क्योंकि ये सारे ट्रीटमेंट तो देगी डॉक्टर ही देंगे। आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, सर्जन के पास जाएंगे, तो वो आपको इसकी राय देंगे कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर हम घर में ही इसका इलाज करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि हम जाने कि इसकी वजह क्या है। तो सबसे पहला मैं बताई कि कैंसर के जो सेल होते हैं उसका विकास कैसे हो रहा है, किस चीज की कमी के कारण हो रहा है। तो मैं पहला बताई हूँ कि हमारे शरीर में जो केमिकल होता है, करक्यूमेन केमिकल जो होता है, उसकी कमी के कारण ही ये सेल विकसित होते हैं, हमारे शरीर में फैलते हैं। तो ये जो केमिकल हमारे शरीर में कम हुआ, उस केमिकल को हम शरीर में डालना शुरू करेंगे, कैंसर के सेल अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो ये हमें देखना होगा कि ये जो केमिकल होता है किस तत्व में पाया जाता है, किस चीज में पाया जाता है, कौन से घरेलू उपचार में पाया जाता है। तो हमारी जो देसी गाय होती है, जो हमारी देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, हमारी देश होती है, उसके मूत्र में ये केमिकल होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ये एक परीक्षण के द्वारा इस पे रिसर्च हुआ था, और उस रिसर्च के द्वारा पता चला कि ये जो मूत्र, जो देसी गाय का जो मूत्र कैंसर के पेशेंट है, तो उसके शरीर में बहुत ही तीव्रता हुआ और वो धीरे स्वस्थ हो रहा है। यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो हमारा मुंह का जो कैंसर होता है, फेफड़ा का जो कैंसर होता है, यहाँ फेफड़ा, मुंह, गला, ये 3 जो कैंसर होते हैं, उस कैंसर के लिए गौमूत्र का ये रिसर्च होकर के साबित हुआ कि ये बहुत ज्यादा काम करता है। अभी ब्लड कैंसर के इसमें अभी इस पे रिसर्च आया है, इसलिए पता नहीं चला कि ब्लड कैंसर पे भी इसका असर होता है। तो ब्लड कैंसर पे हम लोग उस पे आगे चलेंगे। तो हम लोगों को मिला लंग्स कैंसर, हमारा जो गला का जो कैंसर है, मुंह के भीतर, उसके लिए देसी गाय का मूत्र जो होता है बहुत ही ज्यादा काम करता है। दूसरा होता है जैसे मुंह में कैंसर होता है। मुंह में कैंसर क्यों होता है? जो ज्यादा गुटखा का सेवन करते हैं, गुटखा भी नहीं लेते हैं, मान लीजिए सुपारी लिए, अब सुपारी को मुंह में एक जगह ही रख के घुला रहे हैं, मतलब उसको 24 घंटा मुंह में रखे हुए हैं। कोई भी एक खाद्य पदार्थ मुंह में लगातार रखते हैं, वो गुटखा हो, वो सुपारी हो, या कुछ भी हो, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, आप छोटी इलायची को भी मैं बोल रही हूँ, कुछ भी अगर मुंह में रखकर 24 घंटा आप चबाते रहते हैं, तो वो उस जगह पर एक स्थान बना देता है, एक गड्ढा बना देता है। धीरे धीरे वो गड्ढा पल पल होता है, फिर पे घाव विकसित होता है, और वही धीरे धीरे कैंसर का रूप धारण करता है। कई लोग होते हैं गुटखा का सेवन करते हैं, लेकिन कैंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो गुटखा खा करके तुरंत थूकते हैं, फिर कुल्ला कर लेते हैं, मुंह में नहीं रहा। तो गुटखा तो नुकसान है, लेकिन से आदत में पड़े हुए हैं, वो धीरे धीरे छोड़ना है। तो कैसे छोड़े? तो ये तरीका मैं बता दूं कि आप उसको ले भी रहे हैं तो कुल्ला उसको हटा देना है, उसको मुंह में बहुत देर तक रखना है, और धीरे 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 मात्रा कम करके
अचानक से बंद कर देता है। लेना ही नहीं है। क्या होता है, जो मैं माउथ में किसी तरह ऐसे माउथ का पहला लक्षण क्या होता है, मुंह में छाला पड़ जाना। मैं बताया कि मुंह पूरा नहीं खुलता है, मुंह में छाला पड़ जाता है, आप जीभ निकलेगा, निकलने पर पूरा सफेद हो जाता है पूरा, और किनारे किनारे लालिमा आ जाती है। तो ये माउथ कैंसर का होता है। तो धीरे धीरे वो और बढ़ जाता है। तो इसको शुरुआती दौर में ही मुंह में किसी तरह वो हो रहा है या कैंसर का रूप धारण कर रहा है, उसके लिए बहुत ही एक अच्छी दवाई होती है। आप जानते हैं, जेड, आप मार्केट से लेंगे बिकोसुल जेड लेंगे और उसको ग्लिसरीन में मिलाएंगे, बोरोग्लिसरीन मार्केट में मिलता है, बोरोग्लिसरीन, और आप बिकोसुल जेड दोनों को मिक्स करेंगे और मुंह में लगा लेंगे पूरा, चारों तरफ जहां आपको फाला हुआ है, जहां प्रॉब्लम है, पूरा लगा नहीं, लेंगे प्लीज और मुंह को खोल अगेन कर। एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है और ऑडियो वीडियो भी चलेगी, वीडियो इज आल्सो गॉन। ग्लिसरीन अच्छा, एंड मैं वीडियो बंद करके बोली, अभी आ रही आवाज? आवाज आ रही है लेकिन वीडियो भी चाहिए, तो या तो फिर कोई आप बात नहीं, आवाज ले लीजिए, वीडियो फिर से मुंह ओके दिखा दूंगी बीच से, कोई बात नहीं ओके। है। हाँ, मैं सोच रहा तो था नहीं तो रीजॉइन जब तक हम योगा पंकज जी से कुछ आपका आदेश अगर जैसा भी है तो। नहीं, अभी फिर मैं निकल जाऊंगी ना तो फिर मेरा और खराब हो जाएगा नेटवर्क, रात को अच्छा प्रॉब्लम ओके आ जाती है। ओके दैट्स फाइन, चलो हाँ, या तो ठीक ये है। जो हम लोग क्या करेंगे, बोरोग्लिसरीन, बोरोग्लिसरीन आपको मार्केट में मिलेगा, उसमें बिकोसुल जेड, ये दवा की दुकान में मिलेगा। बिकोसुल जेड को खोलना है, उसके भीतर जो पाउडर रहता है दोनों को मिलाना है, मिला करके मुंह में चारों तरफ लगाना है। आपको कैंसर का फाला हुआ है या आपको नॉर्मल फाले, बहुत सारे लोगों को नॉर्मल हमेशा फाला मुंह में आता रहता है, छाले पड़ते रहते हैं, तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट है कि इससे बहुत जल्दी काम, ये आपके मुंह का छाला ठीक होता है, और जो कैंसर का घाव है उस पे भी इसका असर होता है। ये प्रयोग किया हुआ चीज है, इसलिए मैं इसको इतना कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हूँ। ये इसको क्या करना, मुंह में लगा लिया और मुंह को खोल करके रख लेते हैं, बेसिन में मुंह लटका देते हैं। वो मुंह के लार के साथ पूरा धीरे धीरे जो सेल है, यानी कि कैंसर का जो सेल है या फाला जो है, वो सब धीरे 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 निकल जाता है। और साथ में ऐसे समय में जब मुंह में फाले आते हैं तो आप बिकोसुल का भी सेवन करेंगे। बिकोसुल सुबह में, दिन में किसी भी समय एक बिकोसुल रोज ले लेंगे, जब तक ये आपका मुंह का फाला नहीं ठीक हो रहा है। खाना भी है और ये लगाना भी है बोरोग्लिसरीन के साथ में। ये हुआ हमारा मुंह का जो कैंसर होता है उसके लिए। साथ ही साथ इसके लिए होता है कि आपको, जैसे मैं ये तो बता दी गला का और लंग्स का, और इसके लिए एक और बहुत अच्छा चीज होता है, कुछ चीजें की जो कि एकदम रामबाण की तरह हमारे काम करता है। जैसे ये हमारा पपीता का जो पत्ता होता है, पपीता का पत्ता, वो बहुत ही ज्यादा इसमें कारगर होता है, काम फायदेमंद होता है। तो पपीता का जो अगर बड़ा पत्ता है तो आधा पत्ता लेंगे, छोटा पत्ता है तो एक पत्ता लेंगे, उसको पीस लेना है, उसकी चटनी बना लेना है, और चटनी बना करके उसको पानी में घोल करके उसको छान के उसको पीना है। ये हो क्या रहा है, यहाँ पर जो पपीता के पत्ते में जो पेपिन पाया जाता है वो बहुत ही लाभकारी होता है। ये हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, प्लेटलेट्स को शरीर में बढ़ाता है, और साथ ही साथ हमारे शरीर में जो बैड सेल्स होते हैं, यानी कि बैड सेल्स यानी कोरोना, ये हमारे कैंसर के जो सेल होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने में भी काम करता है। तो ये पपीता का पत्ता हम लिए। दूसरा इसको लेना है आपको, साथ में आपको लेना है भूमि आंवला। भूमि आंवला आप गूगल पे सर्च करेंगे, एकदम आंवला की तरह होता है, आंवला के पेड़ की तरह होता है, उसका पत्ता भी आंवला की तरह, उसका फल भी होता है, लेकिन ये जमीन से सटा होता है, एकदम छोटा होता है। ये हम लोग को सड़क पे भी, किनारे कहीं भी दिखाई देगा, लेकिन हम लोग पहचानते नहीं। आप गूगल पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास ही भूमि आंवला पाया जाता है। भूमि आंवला का जो पत्ता होता है
उसको लेना है, उसका तना लेना है। जैसे उसका तना, 4 तना लिए और उसको अच्छे से धो करके, कूट करके उसको उबाल करके 1 कप उस तैयार करके उसको हम पी लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर, जो हमारा लीवर है, लीवर में किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो उससे ठीक होता है। फैटी लीवर के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है भूमि आंवला। साथ ही साथ हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को ये स्ट्रॉन्ग करता है। और कोरोना में, ये कोरोना बार बार याद आता है, हमारे कैंसर में, कैंसर के भी पेशेंट के लिए हमारी भीतर की शक्ति, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना अति आवश्यक होता है। उसमें भूमि आंवला बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। तो वो हमारे शरीर को भी मजबूत करता है। भूमि आंवला लेना है। और एक होता है गेहूं। हम लोग गेहूं घर पे देखते हैं, लेकिन कई लोग गेहूं नहीं लाते हैं, आटा पिसवा कर, आटा ही घर में खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, आप 7 गमला में मिट्टी भर के रख लिए और 7 गमला में मिट्टी भर दिए, 7 में गेहूं के दाने, गेहूं को छीट दिए और उस पे हल्का से पानी डाल करके उसको पॉलीथीन से उसको पैक कर दिए। उसको पॉलीथीन से पैक कर देना। जैसे ये हमारा गमला है, इसमें हम मिट्टी में डाल दिए गेहूं का दाना और उसके ऊपर से पॉलीथीन पैक कर दिए। तो इससे क्या होगा, ये गर्म होकर के, गर्मा करके इसमें अंकुरन हो जाएगा। ये जो हम गेहूं डाले थे उसमें अंकुरन होगा। जैसे ही उसमें अंकुरन आता है, आप पॉलीथीन को हटा दीजिए और उसके बाद वो अपने से ग्रो करेगा। तो आपको क्या करना है, पारी पारी से 7 गमले आप रेडी किए हैं, एक दिन इसमें डाल दिए, दूसरे दिन दूसरे में, तीसरे दिन तीसरे में, कि ताकि आपको रोज आपको उसका दूध तैयार मिले। क्योंकि इसको ग्रो करने में 7 दिन लगता है। तो जैसे आप आज इसको लेकर खा लिए, तो ये अभी 7 दिन में फिर दूसरा इसको डाल दिए, फिर तब तक दूसरा आपका तैयार है। तो ये आपको दूध हर गमला में से हर रोज के लिए मिलेगा। तो आपको लेना है 1 मुट्ठी दूध लेना है, अच्छे से धोना है, उसको पीस करके आधा कप वो तैयार होगा, उसको आपको पीना है। और इसको पीना है कम से कम 3 माह 4 माह तक लगातार इसको पी लीजिए। ये आपके शरीर में जितने भी बैड सेल हैं सबको नष्ट करता है। शरीर धीरे 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 स्ट्रॉन्ग करता है। आपके शरीर में जो ट्रीटमेंट आप लिए हैं, अंग्रेजी दवाइयां जो लिए हैं इस ट्रीटमेंट में, उसका जो इफेक्ट, आपके साइड इफेक्ट जो पड़ा है, उसका भी शरीर से धीरे धीरे असर कम करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। एक और होता है सहजन का पत्ता। सहजन का पत्ता सभी जानते हैं कि कई गुणों से भरपूर होता है। तो सहजन का पत्ता भी आप क्या करेंगे, उसको 1 मुट्ठी लिए सहजन का पत्ता, उसको पीस करके उसकी चटनी बना के पानी में घोल करके उसको सुबह सुबह थोड़ा सा हल्का सेंधा नमक डाल करके पी लेंगे। तो ये हम पी रहे हैं अपने कैंसर के इलाज में, साथ में दूसरा भी इसमें कई फायदा हो जाता है। मूत्र संबंधी जिनको रोग है उसके लिए भी ये हमारा, ये जो हम ले रहे हैं सहजन का पत्ता, उस फायदेमंद हो रहा है। स्किन के लिए भी अच्छा होता है, हमारे लीवर के लिए भी अच्छा होता है, डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छा होता है, ब्लड जिसका गाढ़ा हो रहा है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो कई बीमारियों को हमारा सहजन ठीक करता है। कैंसर के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये हमारे कुछ घरेलू उपचार थे जो कि कैंसर के पेशेंट के लिए फायदेमंद होता है। तो इसके साथ ही साथ हम लोगों को कुछ और भी चीजें होती है जिसको अगर हम लोग देखेंगे कि क्या चीज खाना चाहिए। डाइट्स हमारे जो होते हैं, हम जो खाना ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, उसको कैसे लेना है, कब तक लेना है, वो जानना बहुत जरूरी है। कैंसर के पेशेंट को भोजन बंद कर देना होगा। भोजन बंद कर देना होगा, यानी कि उससे अम्ल युक्त जो भोज्य पदार्थ होता है उसको एकदम नहीं लेना है, जिससे हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाए। ऐसा नहीं है कि हम खाएंगे, चावल भात रोटी खाएंगे तभी हमारे शरीर में ताकत आएगी। हम फल से भी, दूध से भी हमें शक्ति आती है। तो हमें अधिक लेना है, फल का सेवन करना है। कौन कौन से फल लेने हैं, और दूध में भी, जिसको कैंसर में, जिसको लीवर के कारण कैंसर हुआ है, यानी कि लीवर जिसका कमजोर है उसके कारण कैंसर के वो पेशेंट हुए हैं,
तो उसको गाय का दूध डाइजेस्ट नहीं होगा। वैसे पेशेंट को नारियल का दूध लेना है। नारियल का दूध बनाने का तरीका क्या होता है कि नारियल को हम क्रश कर लेते हैं और थोड़ा सा पानी डाल करके उसको मिक्सर में पीस लेते हैं। पीस करके उसको छानते हैं। छानने के बाद जो नीचे निकलता है वो दूध होता है, ऊपर वाला सिट्ठी होता है। सिट्ठी आप सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। और जो दूध रहता है पेशेंट को ताजा ताजा पिला दीजिए। इससे लीवर भी मजबूत होता है, इससे पाचन शक्ति अच्छी होती है, पेट एकदम क्लीन हो जाता है और एकदम सुपाच्य होता है, थोड़ा सा भी गरिष्ठ नहीं होता है नारियल का जो दूध होता है। तो जिसको भी गाय का दूध डाइजेस्ट नहीं होता है वो नारियल का दूध का सेवन करेंगे। साथ ही साथ इसमें होता है कि आप जो हमारे नींबू जो होता है कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। टमाटर औषधि के रूप में इसको माना जाता है। तो जब हम टमाटर ले रहे हैं तो टमाटर मतलब बड़ा वाला टमाटर नहीं, जो छोटा साइज का जो टमाटर होता है जिसमें रस की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि देसीला टमाटर। आप मार्केट में उसको खोजेंगे देसीला टमाटर, तो उसका साइज छोटा होता है, रस युक्त होता है। और जो हमारा बाहर से ब्लॉक से जो आता है टमाटर बड़ा होता है, खाली गुद्दा रहता है, तो वो टमाटर नहीं, जो रसयुक्त टमाटर होता है इसके लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है। अनानास कैंसर के पेशेंट के लिए लाभकारी होता है। जामुन इसका मुख्य भोजन होता है। केला इसके लिए फायदेमंद होता है। तो ये जो अनानास हुआ, जामुन हुआ, केला हुआ, टमाटर हुआ, नींबू हुआ, ये मुख्य रूप से फायदेमंद होता है कैंसर के पेशेंट के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप इसका सेवन करेंगे, फल का सेवन करेंगे, ताकि आपके शरीर के जो सेल है वो नष्ट हो। जो डेड सेल है, जो बैड सेल है, उसको नष्ट करना बहुत जरूरी है। नष्ट करना मतलब उसी में रहना नहीं, नष्ट होकर के वो बाहर खुद ही चला जाता है। हम लोग की शक्ति जब खत्म हो जाती है तो वो इकट्ठा होता है तो कैंसर बनता है। और हमारी शक्ति ज्यादा आ जाती है तो वो नष्ट जो बैड सेल होता है वो अपने आप ब्लास्ट करके खत्म हो जाता है। तो हम लोगों को अपनी शक्ति को इतनी बढ़ानी है कि हमारे शरीर के जो कैंसर के जो सेल होते हैं वो अपने से नष्ट हो जाए और नष्ट होकर के बढ़े नहीं। तो ये कुछ जो भोजन मैं बताई उसके लिए फायदेमंद होता है। और एक चीज बहुत ही अच्छा होता है लंग्स कैंसर के लिए, या जिसको ब्रेस्ट कैंसर होता है, महिलाओं को ज्यादातर होता है, तो ऐसे में सबसे अच्छा होता है फास्टिंग। अब मन में ये होगा कि कमजोरी हुआ है तो फास्टिंग कैसे करें, मन में आएगा। लेकिन फास्टिंग का असर मैं बता रही हूँ कि फास्टिंग में होता क्या है, आखिर वो कर क्या रहा है। फास्टिंग में जो हम इलाज ले रहे हैं, ट्रीटमेंट में, किसी भी बीमारी में जो हम फास्टिंग करके अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें करते क्या है। इसमें क्या होता है, जो हम फास्टिंग किए उसमें हमारे शरीर में जो मशीन थे, भीतर के जो मशीन थे वो एकदम शांत हो गए, सब एकदम शांत हो गए। जब मशीन शांत होता है तो वो अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करता है बॉडी को। तो जैसे मशीन शांत हुआ हमारे भीतर से शक्ति आनी शुरू होती है। एक बार लगेगा क्योंकि पेट तो आदत है इस समय भोजन को जाने की, तो उस समय पेट थोड़ा सा गुड़गुड़ गुड़गुड़ करेगा, यानी कि वो बोला हमको भूख लगा है भोजन दो। लेकिन वो देखेगा कि हमको भोजन नहीं मिला तो वो धीरे 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 शांत हो जाता है। और जब वो शांत हो जाता है तब वो आपको अपनी शक्ति भेजता है। अब वो शक्ति आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए हमारे जैन समाज में जो होता है ना, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग 5-6 बजे जो खा लेते हैं वो आपका हाफ टाइम फास्टिंग जैसा हो गया। 5 बजे खा लिए, पूरी रात आप जो भूखे रह रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं पी रहे हैं, वो आपके शरीर में जो आपने अन्न खाया था वो पूरी एनर्जी आपको वापस दे रहा है। तो ये सबसे अच्छा प्रोसेस होता है। लेकिन कैंसर के पेशेंट के लिए फुल टाइम 24 घंटा का फास्टिंग, 24 घंटा का फास्टिंग करके उदर स्नान की क्रिया को भी करना है। उदर स्नान करने से हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन थे वो निकलेंगे, डेड सेल निकलेंगे, हमारे शरीर के जो बैड सेल थे वो भी शरीर से बाहर निकल रहे हैं। हमारा शरीर डिटॉक्स हो रहा है, पूरा बॉडी हर एक सेल डिटॉक्स होता है। हमारे शरीर के हर सेल में एक विष की थैली होती है। सभी को पता है कि हमारे हर सेल में विष की थैली होती है।
वो विष की थैली जब ब्लास्ट होती है तो वो सेल मर जाता है। तो हमारे शरीर के जो खराब जो सेल होते हैं, ये जब हम फास्टिंग करके उदर स्नान की जो क्रिया करते हैं, वो सारे अपने आप नष्ट होकर शरीर से बाहर निकलते हैं। तो धीरे 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 हमारा शरीर का हर एक सेल नया हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है और भीतर से उसमें शक्ति आती है। तो ये हमारा फास्टिंग के द्वारा हमने अपने आप को डिटॉक्स किया। डिटॉक्स में हमारा कैंसर का भी जो सेल था वो भी उससे डिटॉक्स हुआ। डॉक्टर की तरफ से इनकार होने के बाद डॉक्टर ने सारा ट्रीटमेंट किया और वो वापस आया और फिर इस पद्धति को अपनाया। उसने क्या अपनाया था? फास्टिंग की प्रक्रिया अपनाई, एकादशी का व्रत किया 24 घंटा का। उन्होंने पपीता का पत्ता का जो मैं सेवन बताई वो की, साथ में वो कर रही थी गेहूं का दाना, गेहूं का जो मैं दूध वाला बताई वो ले रही थी आपको सहजन का पत्ता। ये चारों साथ में था और उनका फास्टिंग रेगुलर, इससे उनका कैंसर, लंग्स कैंसर ठीक हुआ। पता नहीं वो हम लोग से आप जुड़ी हुई है कि नहीं, लेकिन वो ठीक हुआ। और ये ठीक उनके जुबानी में लेकर के आई और आपको बता दी, क्योंकि जो भी क्लास में देती हूँ एक अनुभव के आधार पे देती हूँ। मुझे कैंसर नहीं था इसलिए अनुभव नहीं है, लेकिन जिसको कैंसर हुआ वो ठीक कैसे हुआ, कि डॉक्टर के इलाज से वो ठीक हुआ कि घरेलू उपचार से ठीक हुआ। तो ये मैं खोजी तो मुझे पता चला कि उनका कैंसर इस कारण से ठीक हुआ। तो ये हमारे जो ट्रीटमेंट है ये एकदम सॉलिड ट्रीटमेंट है। इसको अगर हम अपनाते हैं तो सचमुच में बीमारी ठीक होती है। साथ ही साथ इसमें होता है कि हमारे शरीर के कुछ चक्र इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिसमें आसन बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं एकदम सीरियस स्थिति में होते हैं तो आसन नहीं कर सकते। आसन के बारे में मैं बात डेफिनेटली आगे चलाना चाहता हूँ। मुझे एक दो क्वेश्चन है इससे पहले कि जैसे आपने इसकी प्रिकॉशंस बताई हैं, प्रिकॉशन करनी, मेंटेन करना बॉडी को, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, जो सब कुछ बताया है। जैसे हम डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट लेते हैं उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे प्रभाव हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, तो इन प्रभावों से कैसे बचना है। और दूसरा, जो कैंसर में कोई ऐसे घाव भी होते हैं उसे सुखाने की कोई औषधि, कोई ऐसी चीज़ आपके जहन में हो तो वो भी बताइए। और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कैंसर के पेशेंट को छोड़नी है, जिससे आपने फास्टिंग का तो बता ही दिया जो लंग कैंसर के लिए, लेकिन इसके अलावा एक दो क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा उसके बाद जो आसन की बात आप बता रहे हैं, तो आसन डेफिनेटली पंकज जी हैं हमारे बीच, आज हमें थोड़ा ज्ञान देंगे। तो ये जो कैंसर के इलाज हैं इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, डॉक्टर्स जब इलाज करते हैं कीमो देते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, क्लॉटिंग हो जाती है या कोई ऐसा शरीर पर प्रभाव पड़ता है, कीमो से वीकनेस आ जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं अभी जो बताया कि हम लोग को फास्टिंग करना है, डिटॉक्स करना है। हमारे बॉडी में जितने भी दवाइयों का असर आया, क्योंकि जब कैंसर होता है तो बहुत तरह की दवाइयां चलती, कीमो तो चढ़ता ही है, साथ में हम लोग को गोलियां मिलती है, बहुत तरह की गोलियां खाते हैं। तो उसको शरीर से उस टॉक्सिन को निकालना जरूरी है, दवाइयों का असर न रहे इसके लिए उसको क्लीन करना है बॉडी को। तो क्लीन करने के लिए फास्टिंग करके उसको डिटॉक्स करना, पपीता का जो मैं बताई उसको लेना, ये सब डिटॉक्स करता है। जैसे आपने उधर स्नान बताया, हाँ उदर स्नान, एकादशी करके उदर स्नान करना है, ये डिटॉक्स करता है बॉडी को। तो ये जितने भी हमारे शरीर में जो कुप्रभाव होते हैं, अंग्रेजी दवाइयों का जो असर होता है, उसको शरीर से निकालने के लिए बहुत अच्छा होता है। और जैसे कुछ घाव होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो उसमें घाव होता है, तो वो घाव ऐसा होता है कि वो सूखता नहीं है। कई कैंसर नहीं ठीक होगा तो घाव नहीं सूखेगा। तो लेकिन इसमें एक ऐसी दवा होती है कि जो उसको बहुत ही जल्दी सुखाता है। आप देखेंगे गेंदा का फूल होता है, गेंदा का फूल गोल होता है, ऑरेंज कलर का भी होता है, येलो कलर का भी होता है। गेंदा का फूल का जो पंखुड़ी होता है उसको लेना है, गौमूत्र लेना है और हल्दी लेनी है। ये तीनों को पीस लेना है,
पीस करके उस घाव के ऊपर लगाना है। और जैसे हम लोग का कोई भी घाव होता है उसका ड्रेसिंग करते हैं तो डिटॉल से ड्रेसिंग करते हैं, डिटॉल से उसको साफ करते हैं। तो वो हम लोग को डिटॉल से साफ नहीं करना है, उसको साफ करना है गौमूत्र से। गौमूत्र से उसको साफ किए, साफ करके ये जो हमने गेंदा का पंखुड़ी लिया, हल्दी लिया और गौमूत्र, ये तीनों को मिला करके पीस करके उसका लेप लगा देना है। वो लेप लगाएंगे, वो धीरे 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 घाव सूख जाता है। मुंह का घाव का तो मैं बता दी कि मुंह का छाला के लिए हम लोग को विकोसूजेड लेना है और साथ में ना ये लेना है बोरोग्लिसरीन, दोनों ग्लिसरीन एंड हाँ बोरोग्लिसरीन, ग्लिसरीन एक होता है, एक बोरोग्लिसरीन होता है। बोरोग्लिसरीन एंड हाँ, अब विकोसूजेड जी, वो किसी ने कहा था चैट विकोसूजेड, बॉक्स में लिख दीजिए वो बोरोग्लिसरीन के साथ जो भी। जी ठीक है, एक्चुअली वॉइस विकोसूजेड ब्रेक हो होता रही है, है कुछ लोग ना वो और पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ, तो जी ये दोनों को मिला करके लगा दे। ये दो घाव जो होते हैं ये बहुत ही प्रभावी होते हैं। एक होता है जैसे मान लीजिए हमारे सिर में ट्यूमर हो गया है, सर में ट्यूमर हुआ है कहीं भी, तो वो तो दिखाई देता है बड़ा सा गोला। तो इसमें है ना गाय का देसी घी बहुत अच्छा काम करता है। नाक में 2 बूंद गाय का घी 3 टाइम डालिए, ट्यूमर धीरे धीरे एकदम छोटा हो जाता है और खत्म हो जाता है। सिर का घाव का जो ट्यूमर होता है, सिर में जो जी ट्यूमर होता है वो बहुत ही जल्दी इससे ठीक होता है। और ये मैं हमारे ग्रुप में ही एक जन को था, हमारे एक आनंद मार्ग के एक बच्चा था, 16 साल का लड़का था, उसको हुआ। तो वो इस ट्रीटमेंट से उसका एकदम, मैं उनको 3 बार बताई, उसके पापा हर 3 घंटा पे डालना शुरू कर दिए थे। पूरी रात जग करके अलार्म लगा करके उसको डालना शुरू कर दिए। 2 दिन के बाद मुझको फोन करके बोले हैं कि दीदी उसका साइज एकदम छोटा हो गया है। हमने कितना डाले हैं? तो बोले हर 3 घंटा पे। मैं बोले 3 बार बोला गया था, आप 3 घंटा पे, तो ये दिखा कि हर 3 घंटा पे डालने के और जल्दी प्रभाव हुआ। और वास्तव में उसको उससे में वो जो ट्यूमर था, उस ट्यूमर में उसको टीबी हो गया था और टीबी के कारण बच्चा एकदम अस्वस्थ हो गया था। उसको फीवर नहीं उतर रहा था, उसका फीवर उतर नहीं रहा था और वो एकदम ज्यादा सीरियस स्थिति था और डॉक्टर जवाब भी दे दिए थे कि ये अब ठीक होगा नहीं। तो वो लास्ट में मेरे पास आई थी और मैं बोली कि चलो भगवान का नाम लेकर के बताती हूँ। लेकिन वो ट्यूमर जैसे उसका खत्म हुआ, उसका टीबी जो ट्यूमर में जो टीबी था वो खत्म हुआ, फीवर अपने आप उतर गया। फीवर उतर ही नहीं रहा था, नहीं तो 7-8 माह तक उसके शरीर में फीवर रहा और टीबी का वो पेशेंट। ये आपने जो डालने के लिए बताई उसके बाद में उसका सब कुछ सही हुआ। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो चमत्कार की तरह काम करता है। तो मैं चाहती हूँ कि बाकी लोगों तक ये चीज पहुंच जाए कि उन लोगों को भी इस चीज का लाभ हो। और साथ में ये जो आप और क्या क्वेश्चन पूछे थे? मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई ऐसा इसका ट्रीटमेंट कुछ ऐसा है जिसमें छोड़ना क्या क्या है, कठोरता, वे यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अपने जीवन में, क्या चीजें हाँ, ऐसी है जो छोड़ी जा सकती हैं, फिर उसके बाद हम कैंसर आसन के की तरफ। जी कैंसर के पेशेंट चीनी कभी भी नहीं छुएंगे, चीनी भूल करके भी नहीं लेंगे, शुगर, वो किसी तरह का भी शुगर बिल्कुल भी नहीं लेंगे। उसके लिए हर तरह का किसी तरह का गुड़ हो कि मीठा चीज उसके लिए करे, क्योंकि कैंसर का जो सेल होता है वो उसका भोजन होता है। जैसे ही उसमें मिठास गया वो तुरंत ही बढ़ना शुरू होगा। इसलिए कैंसर के पेशेंट को क्या बताया जा रहा है, अल्काइन पदार्थ हम लोग को खाना है। जितने भी भोजन ले रहे हैं अल्काइन लेंगे ताकि उसके शरीर का एसिडिटी कम हो। अब मिठास उसके शरीर में नहीं रहनी चाहिए, इसलिए ज्यादा अन्न के लिए मना किया जा रहा है कि अन्न ज्यादा नहीं लेना है। ज्यादा से ज्यादा सब्जी से, फल से, थोड़ा सा मान लीजिए एक मुट्ठी दलिया लिए, उसमें बहुत सारी सब्जी डाल करके उसका खिचड़ी बना करके पेशेंट को खिला रहे हैं। क्योंकि लीवर पे भी ज्यादा मेहनत नहीं देना है। एक टाइम उसको अन्न दिया, 2 टाइम 3 टाइम फल खिलाया, जूस पिलाया, ये सब हम देंगे, लेकिन अन्न ज्यादा नहीं देंगे। अन्न शरीर की एसिडिटी को बढ़ा देगा।
और अन्न में मिठास जो होता है वो भी उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अन्न को ज्यादा देना ही नहीं है, ज्यादा देना है क्षारीय पदार्थ, हमारे बेस देना है कि ताकि अल्कलाइन देना है, ताकि उसके शरीर का एसिड एकदम जड़ से खत्म हो जाए। दाल कुछ भी छूना नहीं, दाल तो एकदम प्रोटीन बंद कर देना है। और एक और चीज होता है, जैसे कुछ लोग कैंसर के पेशेंट हम क्यों बनते हैं, कैंसर क्यों होता है हमें, तो कारण तो मैं शुरू में ही बताई हूँ कि ज्यादा लिम्फ के बर्बाद होने से होता है, दीवार दिखला, ये सब बता चुकी हूँ। और मैं एक और वही चीज कह रहा हूँ होता है, कि कोई ऐसा वो भी बताइए कि ये समस्या हो ही ना किसी को, हाँ यू नो, तो ये मैं बता दिस रही इज हूँ कि आलस नहीं करना है, जागरण परहेज करना है, शरीर में लिम्फ हमारी शक्ति देता है, वही हमारी शक्ति का कारण होता है, उसको नष्ट ज्यादा नहीं होने देना है। और साथ में हमारा जो भोजन है, ज्यादा क्षारीय भोजन लेना, अम्लीय भोजन कम से कम लेना है, अधिक रात भोजन नहीं खाना है, सही समय पर खाना खाना है। जिसका समय मान लीजिए ऑफिस से आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक खा ही लेना है, क्योंकि ऑफिस में तो हमें 5 बजे मिलेगा नहीं, 6 बजे मिलेगा नहीं, तो कम से कम 8 बजे 8:30 बजे तक खा लेना है। और खाने की कम से कम 2-3 घंटा तक जगे रहना है, तुरंत सोना नहीं है खा के। और पानी का भी जो सेवन कर रहे हैं, पानी को पीते समय ध्यान देना है कि हमें जो कैंसर के पेशेंट होते हैं वो कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पियेंगे, लेकिन कभी भी आधा गिलास से ज्यादा पानी नहीं पियेंगे। जब भी पियेंगे आधा गिलास ही पानी एक बार में पियेंगे, उससे ज्यादा पानी उनके लिए हानिकारक होगा। एक होता है कत्था भी होता है, आपको पान की दुकान पे मिलेगा कत्था, वो कत्था जिसको मुंह में छाला होता है ना, कत्था को भी मुंह में रगड़ लेने से, जो मतलब कत्था को बना करके थोड़ा सा कत्था का वो ढेला लेते हैं, पानी में घोलते हैं, उसको आग पे खदकाते हैं, थोड़ा सा उबलता है तो वो गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाता है। उस कत्थे को लेकर के पूरे मुंह में लगाने से भी जो मुंह का फाला होता है उससे खत्म होता है। जी। ये जो जो ट्रीटमेंट जो जितना चीज बताई, इसके साथ साथ आपको एक चीज और देना, जैसे चीनी तो मैं बता दी कि चीनी तो लेना ही नहीं है भूल करके, साथ ही साथ आपको करना है। पंकज ज्यादा का टाइम हो गया क्या? ओहो, जी। जी 2 मिनट 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट। हाँ लाइव करके आ जाइए। दादा मैंने ऑन कर दिया है लेकिन यूट्यूब पे तो नहीं जा पाएगा। हाँ तो ये जो हम जो जो चीज बताया गया, परहेज पर ध्यान देना है। इसमें ना छाछ बहुत अच्छा काम करता है, दही नहीं लेना है, दही का मट्ठा बना करके, मट्ठा इसमें अच्छा काम करता है। तो मट्ठा को कैसे लेंगे, जैसे मीठा दही, खट्टा मट्ठा तो बिल्कुल नहीं मट्ठा लेना है। मीठा ना, हाँ मीठा कह दो, मीठा। चीनी नहीं, चीनी तो बिल्कुल नहीं, मट्ठा तो मीठे के आप बिना ताजा मट्ठा दही, कैसे अच्छा लगेगा? वो शरबत मीठी हो लस्सी गया, तो मेरा पैशन। वो तो मीठा शरबत हो गया, वो तो लस्सी हो गई, दही का लस्सी। हमने छाछ बोली हूँ, छाछ को क्या करना है, आधा कटोरी दही लेते हैं, 1 कटोरी पानी लेते हैं, दोनों को मथते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक, काला नमक और भुना जीरा। एक चीज और ध्यान में दीजिए, कैंसर के पेशेंट के लिए काला नमक और सेंधा नमक अच्छा होता है। अगर हम देखिए, अगर महाराज साहब ने कहा है कि आज कुछ मीठा ले लो, तो मीठी लस्सी तो अलाउ, आज तो अलाउ कर दो ना आप। मैं कैंसर के पेशेंट के लिए बता रही हूँ। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मट्ठा जो है उसमें सेंधा नमक। मट्ठा सेंधा नमक, कैंसर के पेशेंट के लिए सेंधा नमक, जो भी व्यक्ति अगर जो कैंसर के पेशेंट नहीं भी है, बीच बीच में वो सेंधा नमक और काला जी। नमक का सेवन करते रहते हैं, अपने भोजन के डाइट्स में डाले रहते हैं, उनके लिए कैंसर नहीं होता है, वो जी। कैंसर के पेशेंट नहीं बनते हैं। तो कुछ चीजों को हम अगर डालेंगे, ये ऐसा नहीं है कि अब कैंसर नहीं होता है तो रोज हम काला नमक खाएंगे, कभी कभी बीच बीच में हम लोगों को काला नमक और सेंधा नमक तो रोज लेना है, काला नमक का सेवन बीच बीच में कभी कभी करते रहना है। नशीला पदार्थ बिल्कुल भी नहीं लेना है, कोई भी निकोटीन युक्त भोज्य पदार्थ बिल्कुल भी छूना नहीं है, वो हमारे लिए हर हाल में नुकसानदायक होगा। एक और होता है आकट स्नान। आकट स्नान मतलब होता है धूप का सेवन करना,
कैसे हम धूप का सेवन करते हैं। आतप स्नान में हम क्या करते हैं, जो शरीर में कैंसर है, मान लीजिए आपको ब्रेस्ट कैंसर है या पीठ पे कैंसर हुआ है, कहीं भी जहां जिस अंग में कैंसर है उस पार्ट के साथ में उस तरफ से आप धूप की तरफ बैठेंगे, उतना अंग आपका धूप की तरफ रहना चाहिए। बाकी आप छांव में भी रख सकते हैं। और जैसे गर्म इलाका जो होता है हमारे यहाँ पे, तो सुबह में ही कड़ा धूप हो जाता है, तो उसके अनुसार आप जब सूर्योदय का, जब हल्का हल्का सूर्योदय होता है और धीरे धीरे ताप बढ़ता है, उस समय का जो हम ये लेते हैं, आतप स्नान करते हैं, सूर्य का ताप लेते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो हम कैसे लेना है, तो जो कैंसर के पेशेंट होते हैं वो सूर्य की रोशनी में बैठेंगे, 20 मिनट तो बैठेंगे, 20 मिनट के बाद फिर छांव में जाएंगे, तौलिया को पानी में डुबाएंगे, ठंडे पानी में डुबाएंगे, ठंडा मतलब फ्रिज का पानी नहीं, नॉर्मल पानी में डुबाएंगे, उसको निचोड़ेंगे और जिस अंग में, जिस पार्ट में कैंसर है उस पार्ट को अच्छे से पोंछेंगे। इसको पोंछे, फिर आप 5 मिनट छांव में रह करके उसको 5 मिनट तक पोंछते रहना है। फिर आप फिर धूप में जाएंगे, 20 मिनट तक फिर धूप का सेवन करेंगे, फिर छांव में आएंगे, फिर आप उसको पोंछेंगे। इस क्रिया को कम से कम 3 से 4 बार करना है। तो ये आपके लिए, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके लिए फायदेमंद होता है। दूसरा, कैंसर के पेशेंट के लिए व्यापक शौच मतलब होता है कि शरीर के टेम्परेचर को डाउन, टेम्परेचर के शरीर को डाउन कैसे करेंगे, या टिश्यूज की उसको- स्टिमुलेशन होगी, टिश्यूज की हाँ, स्टिमुलेशन हो उसको- जाती है। ठीक, हाँ, उसको ठंडा रखना। उसको कैसे ठंडा रखेंगे, हम केवनी से नीचे तक हाथ को धो लिए, दोनों घुटने से नीचे तक पैर को धो लिए, फिर हम क्या करते हैं, मुंह में थोड़ा सा पानी लेके गर्दन को पोंछते हैं, कान को ठंडा करते हैं, थोड़ा सा हाथ में पानी लेके नाभि को भी ठंडा कर लेते हैं। शौच की क्रिया करके आते हैं, शौच करने के बाद पानी का व्यवहार जरूर करते हैं ताकि हमारे अंदरूनी अंग भी ठंडा हो जाए। उसके बाद हम मुंह में पानी भरते हैं और 12 बार आंख में छींटा डालते हैं, आंख को खोलते हैं, मुंह में पानी भरे, मुंह को फुला लिए, सांस को रोक लिए, अब हम आंख को खोल के आंख में छींटा डालें। ये हमारे पूरे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बैलेंस मिलाता है, एकदम नॉर्मल कर देता है। जो हमारे शरीर में हीट आ रहा था वो हीट को नॉर्मल करता है। तो ये हमको हमेशा बीच बीच में करते रहना, मतलब कम से कम 4 बार दिन भर में अपने शरीर की हीट को डाउन करना है। और अगर संभव हो तो कैंसर के पेशेंट 2 बार जरूर नहाएंगे, स्नान करेंगे, पूरे विधि के साथ स्नान करेंगे। स्नान की विधि होती है, नाभि पे पहले पानी डालते हैं, पहले नाभि को ठंडा करते हैं, फिर 1 लोटा पानी लेते हैं पीछे से अपने नीचे के पोर्शन को, जैसे हम पैंट पहने हुए तो पैंट को उठा करके पीछे से डालते हैं, यानी कि हमारे मूलाधार चक्र से वो पानी नीचे तक जाना चाहिए। पहले नाभि को यानी मणिपुर चक्र को ठंडा किए, फिर मूलाधार चक्र को पीछे से ठंडा किए, उसके बाद हम सीधे ऐसे पानी डालेंगे कि पानी पीछे से होते हुए, रीढ़ की हड्डी से होते हुए नीचे जाए। ये 1 लोटा पानी डाले, उसके बाद पूरे बॉडी पर पानी डालते हैं, तो कभी भी हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहाने से नहीं होगा। जाड़ा में हो चाहे गर्मी में हो, जैसे धूप से हम आते हैं तो नहाने की इच्छा होती है लेकिन नहीं नहा पाते, तो अगर इस प्रोसेस से नहाएंगे थोड़ा सा बॉडी नॉर्मल करके, तो हमें कुछ किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने पहले शरीर को की हीट को डाउन किया, नॉर्मल किया, उसके बाद पूरे बॉडी में पानी डाला। तो ये एक स्नान की एक विधि होती है, इस विधि से हमको नहाना भी है। कैंसर के पेशेंट के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे प्रोसेस के साथ में हम लोगों को नॉर्मल रूटीन में भी ऐसे ही बात लेना चाहिए जी, स्नान बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में भी ऐसे हम लोग रोज नहाते समय इसी प्रोसेस से नहाते हैं। हम लोगों को बताया गया, हमारे बच्चे भी जो छोटे हैं इसी तरह नहाते हैं। सबसे पहला लोटा नाभि पे डालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, शावर से जो नहाते हैं वो तो हानिकारक हो गया, इसीलिए नहान घर में नहाना बैठ करके ही चाहिए, खड़ा होकर नहाना अच्छा नहीं होता है। भोजन, नहाना और मल त्याग करना, तीनों प्रोसेस बैठ कर करना चाहिए। बताया जाता है कि कैंसर के पेशेंट में एक और बड़ी वजह यही होती है, खड़े होकर के खाना खाना। हम जो खड़े होकर के घूम घूम के खाना खाते हैं, आजकल बुफे सिस्टम जो चला हुआ वो बहुत नुकसानदायक होता है। हमारे कुछ वैद्य लोग कहते हैं कि अगर किसी
शादी में आप गए हैं, बुफे सिस्टम में आप बोल दीजिए हम खाना नहीं खाएंगे, बिना खाना खाने आएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और खड़े होकर के खाना खाएंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर में डैमेज सेल तैयार होंगे, बैड सेल तैयार होंगे। तो इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो कुछ चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना होता है। इसके लिए अब हमें हम एक सेशन सेपरेट लेना पड़ेगा जी, क्योंकि आपने सुविधा बताई है स्नान लेने की, अब खाना खाने की, और इसके साथ साथ आपको मतलब सोने की भी होती होगी, ऐसे ही बैठकर जी प्रेयर की भी कोई ना कोई होगी। तो ये चीजें तो बहुत जरूरी है हमें जानने के लिए, क्योंकि हम अजनचेत कहीं ना कहीं बीमारियां पालना शुरू कर देते हैं अपनी छोटी छोटी गलतियों से। इसके लिए मैं जी बहुत पंकज जी से थोड़ी रूबरू हो जाए आज, लगता है आसन। सर बताइए, ये व्यंजना दी आप ये कंडक्ट कीजिए। हम बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं इनके जो भी आसन है उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। हमारे जी पंकज जी। पंकज ज्यादा देहरादून से हैं और हमारे योगा फॉर लिबरेशन के ये योगा मास्टर हैं। दीदी आवाज गूंज रही है। आप बोलते जाइए, मैं डेमोन्स्ट्रेट करता जाऊंगा। हाँ, तो ये जो हमारा नहीं आवाज पंकज जी, अगर आप अपना ओजीएम बंद कर दो, आउटगोइंग म्यूट कर दो, अपने आप को म्यूट, आपकी आवाज बाहर ना जाए, आपका एक्शन, क्योंकि हमारी आवाज वापस उधर से होकर उधर ही रह के फिर वापस आती तो रिपीट हो रही। जी पंकज दादा हमारे योगा फॉर लिबरेशन के योगा हमारी मास्टर आवाज हैं। आ रही है जी पंकज जी जी आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। दीदी की आ रही है? हाँ, ओके। तो हम लोगों को रोज सुबह में 6 बजे यही मॉर्निंग में योगा क्लास देते हैं और बहुत ही अच्छे तरीका से इनका शरीर इतना लचीला, आप देखेंगे ही जब ये योगा भी देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देंगे तो। और हमारे बहुत ही क्रमठ एक्टिव मार्गी में है ये, और सुबह सुबह उठ जाते हैं एकदम तैयार होकर के योगा क्लास लेते हैं। तो आज हम लोग ये जो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए कौन कौन से योगासन फायदेमंद होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला होता है, जैसा कि मैं बताई कि पेट में कब्ज कारण होता है, तो कब्ज को दूर करने के लिए हम लोगों को बेड पर ही उत्तक्षेप मुद्रा करना है, बेड पे ही करना है। मैं पहले ही बताई हूँ उत्तक्षेप मुद्रा करने का तरीका क्या होता है, दादा कर रहे हैं, स्क्रीन पे आप देखेंगे। हम लोगों को चित्त, जैसे रात को हम बेड पे सोए हुए हैं, तकिया हटा लेते हैं, इस तरह हो जाते हैं, एकदम शवासन में लेट जाते हैं। रात को ही सोते समय अपने सिरहाने तांबा के जग में 1 जग पानी भर करके रख देते हैं। तुलसी का पत्ता संभव है तो तुलसी का पत्ता उसमें जरूर डालेंगे ताकि वो हमारे लिए फायदेमंद हो। अब हम क्या करते हैं, सीधा लेटने के बाद सांस को लेते हुए दोनों पैर को हम मोड़ते हैं, ऐसे फोल्ड किए, सांस को लेते हुए पेट को दाबते हैं, घुटना सीना से सट जाएगा। 8 सेकंड हम श्वास को रोक लेते हैं, फिर झटके से श्वास छोड़ देते हैं और पैर को भी फेंकते हैं। जितना झटका से हम सांस को फेंके हैं उतने ही झटका से हम पैर को भी फेंकते हैं, दोनों क्रिया एक साथ। फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, सांस लेते हुए पेट को दाबते हैं दोनों हाथों से, घुटना सीना से सटता है, 8 सेकंड रोकने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद सांस को छोड़ते हुए पैर को झटके से आगे की ओर फेंक देते हैं। इसको हम कम से कम 4 बार करते हैं। 4 बार करने के बाद हम बाएं करवट होते हैं। फिर से एक बार करके आप देख लीजिए स्क्रीन पे सभी। सांस लेते हुए पेट को दाबे, 8 सेकंड रोके, फिर सांस छोड़ते हुए पेट को झटके से पैर को फेंक देते हैं, सांस को भी झटके से छोड़ते हैं। तो ये हमारा है उत्तक्षेप मुद्रा। 4 से 5 बार हम किए। उसके बाद हम बाएं करवट होते हैं। बाएं करवट हो करके हम केवनी के सहारे धीरे से उठते हैं, बैठ जाते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है चुपके मुक्के बैठने के तो चुपके मुक्के बैठ सकते हैं, नहीं कंफर्टेबल है तो आप इसी पोजीशन में बैठ करके देखिए। चुपके मुक्के बैठने का ये पोजीशन हुआ। हम इंडियन मल त्याग करने में जिस पोजीशन में बैठते हैं यही पोजीशन होता है हमारा बैठने का।
इस पोजीशन में अगर आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप इस पोजीशन में उस पानी को पिएंगे। अगर कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो नॉर्मल जैसे हम बैठते हैं आलती पालती मार करके उसी पोजीशन में हम सारे पानी को पी लेंगे। अब पानी कैसे पीना है? ऊपर से पीना है, दांत में बिना लगाए ऊपर से पीना है। धीरे 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 पूरा पानी गट 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 एक सांस में पी लेना है। एक सांस में नॉर्मली मैं हमेशा बताई हूँ हर क्लास में कि पानी हमेशा घूट घूट करके पीना है, मुंह में चला करके लार के साथ ले जाना है। लेकिन ये उत्क्षेप मुद्रा करके हम एक सांस में पानी पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? ये डायरेक्ट ये पानी जो हम पी रहे हैं ऊपर करके ये सीधे पेट में जा रहा है, सीधे पेट में जा रहा है। जो आपने उत्क्षेप मुद्रा किया था, उत्क्षेप मुद्रा करने में जो पेट पे दबाव डाला, दबाव डाले तो उसमें क्या हुआ? हमारे भीतर का मल टूटा। फिर आप झटके से पैर को फेंके, उस पैर को फेंकने में क्या हुआ? आपके मल का जो टुकड़ा जो पेट में था जो टूटा था वो नीचे की ओर गया, यानी कि मल द्वार के पास गया। 5 बार इस प्रोसेस क्यों किए? तो जितना गंदगी था वो टूट करके नीचे गया। और जो आप तुरंत ऊपर से पानी पिए तो उस पानी को पीने से वो पानी धीरे डायरेक्ट आपके नीचे जाता है और वो गंदगी जो थी उसमें वो घुल जाता है। इसको पीने के बाद आपका गंदगी उसमें घुल गया, उसके बाद आप थोड़ा देर नाभि को खोल करके अपने, यानी कि जो आप सलवार कुर्ती महिलाएं हैं तो अपनी कुर्ती को उठा लिए, नाभि को थोड़ा हवा लगा दिए, पुरुष है तो अपने लुंगी को थोड़ा सा नीचे कर दिए, नाभि माने कि खोल करके थोड़ी सी उसमें ठंडी हवा उसमें लगे, थोड़ा सा आप इधर उधर करेंगे, उसके बाद जाएंगे, आपका पेट एकदम क्लीन होगा। आपके गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम, आपकी हर तरह की प्रॉब्लम, कितनी बीमारियों को बताऊं, हर बीमारी की प्रॉब्लम उत्क्षेप मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिससे कई बीमारियां खत्म होती है। क्योंकि कर्ज खत्म हुआ, कर्ज कई बीमारियों का कारण, वो सारी बीमारी खत्म हो जाती है। इसलिए उत्क्षेप मुद्रा अगर समय आपको नहीं आसन अभ्यास करने का तो उत्क्षेप मुद्रा बेड पे जरूर कीजिए, बहुत ही अच्छा काम देगा। ये पहला हो गया उत्क्षेप मुद्रा। दूसरा हम लोग करते हैं इसमें नासापान। नासापान जैसे हम उत्क्षेप मुद्रा कर लिए उसके बाद नासापान करेंगे। नासापान की विधि दादा तैयार है ना? नहीं, नासापान में हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा पानी को गुनगुना करते हैं, हल्का पानी गुनगुना करते मैं हैं। ले आऊँ आप कहो तो? हाँ हाँ, तब तक मैं दूसरा बता रही हूँ। नासापान में हम लोगों को क्या होता है कि हमारे इसको नेति भी कहते हैं? हाँ जी, नेति भी बोलते हैं। ओके, या प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, नेति में क्या हो रहा है, हम जो नासापान कर रहे हैं इसमें होता क्या है, जैसे मैं बताई हमारे शरीर को डिटॉक्स करना है, तो डिटॉक्स करने का जो हमारी नलियों की गंदगी जो है उस कैसे डिटॉक्स होगा, वो डिटॉक्स हो रहा है इसी के कारण, शुद्धि के कारण। उत्क्षेप मुद्रा से क्या हुआ, हमारे आंख डिटॉक्स हो रहे हैं, और जो नासापान से हमारे नाक की नली डिटॉक्स हो रही है। और भी जो योगासन हम लोग मैं बताऊंगी उसमें हमारे कई ग्लैंड एक्टिवेट हो रहे हैं, बैलेंस में आ रहे हैं। तो हर धीरे 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 हमारे शरीर के सभी अंग, सभी चक्र, सभी ग्लैंड एक्टिवेट हो रहे हैं, बैलेंस में आ रहे हैं। जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगता है बीमारी अपने आप खत्म होने लगती है, वो ऊर्जा वो शक्ति हम में आ जाती है कि हम खुद ये तैयार हो जाते हैं कि हम उस लड़ाई से, उस मौत से वापस आएंगे। तो अगर व्यक्ति के मन में, कोरोना काल में कई व्यक्ति उसी फिटकरी के पानी से बच गए, सिर्फ पानी पिए बच गए। क्यों बच गए? क्यों बच गए? क्योंकि उनको विश्वास था कि इसको पी लेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो क्लीनिंग किया और वो बच करके आ गए। अब कई लोग मौत के मुंह चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उसको कोरोना हो गया, वो सोच लिए कि अब मुझको तो मौत निश्चित है। वो अपने आप, उसके भीतर की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो जिसमें उसको कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस खत्म हुआ, और खत्म होते ही उसका जो मणिपुर चक्र है, वो मणिपुर चक्र से एक हार्मोन्स, वहां जो ग्लैंड होता है उससे हार्मोन्स निकलना शुरू हुआ, जो हमारे शरीर की शक्ति को खत्म कर देता है और हमें वीकनेस लाता है, माइंड वीक कर देता है। तो वो चीज हमें स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। क्या स्ट्रॉन्ग करेंगे? हम अपने चक्रों को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि हमारे शरीर की भीतर की शक्ति बढ़े और हमें वो रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि हम खुद ही उससे सेल को मार करके गिरा दे, हमें किसी तरह की दवा की जरूरत नहीं पड़े।
तो ये योगासन योगासन इसमें हम लोगों को, जैसे मैं यौगिक द्रव्य गुण पद्धति के द्वारा ट्रीटमेंट बताती हूँ, तो इसमें जो योगासन होते हैं वो आसन में नहीं है, वो ट्रीटमेंट में आते हैं, वो आपकी दवा है, इलाज में आते हैं। तो ये साथ में करना जरूरी है। तो मेरा जो इलाज मैं बताती हूँ वो हमारे आनंद मार्ग के परिवर्तक श्री श्री आनंदमूर्ति जी द्वारा दिया गया है, और मैं उन्हीं की पुस्तकों से ये चीजें जो मैं आप लोग को बताती हूँ सब बताती हूँ, क्योंकि वो जो दिए हैं वो आहार देते हैं, आहार बताए हैं कि साथ में कैसा आहार लेना है, क्या नहीं लेना है भी बताए हैं, कौन कौन आसन करने हैं, क्यों करने हैं, किस किस चक्र को एक्टिवेट करना है ये बताए। साथ ही बताए हैं कि कौन कौन से ऐसे काम है जो नहीं करना है इस बीमारी में। तो ये अगर फुल ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम अपने लागू कर लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। औषधियां जो होती है, घरेलू उपचार, वो ऊपर से काम आता है, वो एक चीज होता दिख रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं बस, वास्तव में ट्रीटमेंट क्या है? योगासन ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट क्या है? सावधानी ट्रीटमेंट है। अब कैंसर जो रोग है उसका इलाज, सबसे बड़ा इलाज होता है सावधानी। आप सावधानी रखिए, परहेज कीजिए, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो अभी हम लोग दादा नेति बताएंगे। नेति में हम क्या करते हैं, हल्का पानी गुनगुना लेते हैं, दादा बैठे हैं जिस पोजीशन में इसी तरह हम बैठते हैं। ये नेति मार्केट में मिलता है, आपको मस्जिद की दुकान में मिल जाएगा। दादा आपका थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लीजिएगा, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। नेति करने का एक सही तरीका जो होता है उसको देखना बहुत जरूरी है। सबको स्क्रीन पे देखेंगे, हम धीरे से नाक में दादा करके डालेंगे। हाँ, हम मुंह खोले हुए हैं, देखिए आप एक नाक से हम डाल रहे हैं। व्यंजना, आपका ना आवाज डबल बार रिपीट हो रहा है, आपका आवाज डबल रिपीट हो रहा है। अच्छा अभी आ रही है? कैमरा ऊपर कर लीजिएगा आप। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, प्लीज। या तो हम my ये God. देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, एक नाक से हम पानी ले रहे हैं तो वो हमारे नाक, दूसरे नाक से निकल रहा है, मुंह से भी निकल रहा है। आप उसको जिस ढंग से उसको सिर को थोड़ा सा हल्का घूम किए हुए हैं, उससे आपका अभी नाक से निकल रहा है दादा का। स्क्रीन पे मैं अच्छे से नहीं दिख रहा। हाँ, तो ये हम एक नाक से किए, फिर हम दूसरे नाक से करते हैं। ये क्या कर रहा है, हमारी नली को एकदम क्लीन करता है। जिसको साइनस की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, कैंसर के पेशेंट, Oh my God. देखिए यहाँ पे दाहिने नाक से ले रहे हैं, बाएं से निकल रहा है, बाएं से लेते हैं, दाहिने से निकल रहा है। हल्का हल्का गुनगुना पानी करते हैं और ये प्रोसेस को करते हैं, एकदम नली ये हमारी थ्रोट में नहीं जाता, ये थ्रोट में जाता होगा? नहीं जाता है। देखिए प्रोसेस, बैठने का तरीका देखिए, बैठने का यही प्रोसेस है, इसी तरीका से बैठेंगे और इसी तरीका से हल्का सा सिर को झुका करके एक नाक से लेंगे, वो अपने आप धीरे धीरे निकल जाएगा। सर ये पेनफुल तो नहीं है? ये जिसको साइनस की प्रॉब्लम होती है ना उसके लिए अमृत है, और जिसको माइग्रेन की शिकायत है उसके लिए, यानी गला के ऊपर का जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और कैंसर के पेशेंट के लिए हर पार्ट को डिटॉक्स करना जरूरी है, इसलिए नासापान आवश्यक होता है। तो नासापान के जरिए हम अपने नाक की नली को भी क्लीन किए। तो ये हमारी क्लीनिंग की क्रिया हो गई। तो उसके बाद आता है हमारा नासापान के बाद दीर्घ प्रणाम। अब हम लोग जो करेंगे दीर्घ प्रणाम में क्या होता है कि मैं बताई कि हम लोगों को अपने हर चक्र को एक्टिवेट करना है, क्योंकि चक्र से सटे हुए ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड अनबैलेंस्ड रहते हैं, उसको बैलेंस में लाना है। दीर्घ प्रणाम हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र और साथ में हमारे आज्ञा चक्र को भी प्रभावित करता है। तो ये पूरे चक्र को एक्टिवेट कर रहा है। आप देखेंगे हम पंजे के बल बैठते हैं, पंजे पर बैठे हुए हैं, सांस लेते हुए दोनों हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं प्रणाम की मुद्रा में, कान से हाथ हमारा सटा रहता है। सांस को छोड़ते हुए हम धीरे 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 नीचे की ओर झुकते हैं, सांस को एकदम स्लो मोशन में छोड़ते हुए
थोड़ा भी हड़बड़ी नहीं करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे झुके, नाक और ललाट हमारा जमीन से सट जाएगा। आप देख रहे हैं हमारे बटक्स उठे हुए नहीं है, जंघा और हमारा पेट एकदम आपस में सट गया है, हाथ तना हुआ है। 8 सेकंड सांस रोककर सांस लेते हुए हम धीरे धीरे ऊपर आते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए वापस जंघा पर दोनों हाथ को रखते हैं, आंखें बंद। अब हम थोड़ा सा 2-3 बार रिलैक्स होते हैं। ये हमारा है दीर्घ प्रणाम। जैसा कि मैं शुरू में बता दी, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र, अनाहत और विशुद्ध चक्र, साथ ही साथ हमारा आज्ञा चक्र, ये सब प्रभावित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सांस लेते हुए ऊपर गए और सांस छोड़ते हुए नीचे जब झुक रहे हैं तो हमारा नीचे से दबाव शुरू होता है, खिंचाव दबाव सब हो रहा है, हृदय पे भी दबाव आ रहा है और माथा जो जमीन से सट रहा है उसमें हमारा त्रिकुटी जमीन से सट रही है, तो यानी कि आज्ञा चक्र भी इससे प्रभावित हो रहा है। और ये जो हाथ हम ताने हुए हैं, उस तानने के प्रोसेस से अगर ये हाथ ढीला कर देंगे तो वो खिंचाव नहीं होगा, जितना खिंचाव हमारे आसन में करने से जो लाभ होना है वो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हाथ को हमेशा हर स्थिति में टाइट रखना है। ढीला होगा तो पूर्ण बेनिफिट जो हमें मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। इसको हम 8 बार करते हैं। हम लोग देखिए अभी दीर्घ प्रणाम। सेकेंड होता है हमारा दीर्घ प्रणाम के बाद में हम लोग करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में हम पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेटेंगे और रिलैक्स होंगे। थोड़ा सा कोई भी आसन करते हैं तो उसके बीच में एक रिलैक्स की स्थिति रहनी चाहिए ताकि हमारा श्वास हमारे कंट्रोल में रहे। हम थोड़ा देर रिलैक्स होंगे, 2-3 बार लंबा श्वास लेंगे आंख बंद करके। हाथ पैर सब ढीला है। रेडी पोजीशन में हम क्या करते हैं, पैर को आपस में सटाते हैं, दोनों पैर आपस में सट गया, एड़ी से एड़ी सटी हुई है। अब हम अपने ठुड्डी को सामने करते हैं, हथेली को कंधा के बगल में ले आते हैं, सीना के बगल में। अब हम श्वास को लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे। हमारा आंख खुला रहेगा, छत की दीवार को देखेगा, नाभि हमारी जमीन से सट जाएगी। 8 सेकेंड हम वहीं पे श्वास को रोक कर रखेंगे, गर्दन पूरा तना हुआ रहता है। 8 सेकेंड के बाद फिर श्वास छोड़ते हुए हम नीचे आते हैं। हम देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में हमारे पेट पर पूरा दबाव पड़ रहा है, पूरा शरीर का वेट हमारे नाभि पे पड़ा हुआ है। हमारे हृदय पर भी खिंचाव हो रहा है, यानी कि अनाहत चक्र पर खिंचाव हो रहा है, जिसके कारण हमारे थाइमस ग्लैंड प्रभावित हो रहा है। गला ऊपर खिंचा हुआ है जिसके कारण थायराइड ग्लैंड प्रभावित हो रहा है। तो हमारे शरीर के गले से लेकर के नीचे के पूरे चक्र इससे प्रभावित हो रहे हैं। ज्यादा प्रभावित हो रहा है हमारा हृदय का पार्ट, यानी कि अनाहत चक्र, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। और जैसा कि मैं बताई कि कैंसर की बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना बहुत जरूरी है। ये हमारे शरीर में टी सेल्स का निर्माण तेजी से करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण तेजी से करता है। तो इसको भी हम 8 बार करते हैं। सांस लेते हुए 8 सेकेंड रुके, फिर सांस छोड़ते वापस आते हैं। ये एक स्टेप हुआ। इस तरह हम 8 स्टेप करते हैं। नेक्स्ट आसन होता है हमारा योग मुद्रा। इसको भी 8 बार करते हैं। फिर बाएं करवट होके उठते हैं। जब भी हम लेट करके कोई आसन करते हैं तो बाएं करवट करके ही उठना है। अब हम योग मुद्रा का अभ्यास करेंगे। योग मुद्रा में हम बायां पैर भीतर, दाहिना पैर आगे की ओर। हाँ, स्क्रीन पे देखिए बैठने का पोजीशन। अब हम श्वास लेते हुए दोनों हाथ को पीछे ले जाते हैं, दाहिने हाथ से बाएं कलाई को इस तरह पकड़ लेते हैं। अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम नीचे को झुकते हैं। नाक और ललाट हमारा जमीन से सटा रहेगा, एकदम स्लो मोशन में। यो आसन का मतलब होता है स्थिर सुख आसनम। जिस अवस्था में हमें स्थिरता के साथ जिस अवस्था में हम जाते हैं और सुख का अनुभव करते हैं, वही आसन है। एकदम शांति से करना है, बिना हड़बड़ी के। सांस 8 सेकेंड नीचे रोके, फिर सांस लेते हुए ऊपर आते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं।
फिर एक बार फिर से देखेंगे। फिर एक पीछे गए, दाहिने हाथ से बाएं कलाई को पकड़ लिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम नीचे की ओर झुके। नाक और ललाट जमीन से सटेगा। 8 सेकेंड हम इसी पोजीशन में रहेंगे। हमारे पूरे पेट का जो पोर्शन है पूरा तन रहा है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र विशेषकर इससे प्रभावित हो रहा है, यानी कि हमारा पेट संबंधित जो रोग है इससे एकदम ठीक होता है। लीवर पर जो प्रेशर पड़ा है वो ठीक होता है। पेट संबंधी जितनी समस्या होती है वो ठीक होता है, यानी कि हमारे पेट को डिटॉक्स कर रहा है। पेट की हर समस्या को ये ठीक कर रहा है, क्योंकि इससे हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र इसे प्रभावित होता है। और साथ ही साथ अनाहत और विशुद्ध चक्र भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हम बार बार यहाँ पर हमारा हृदय भी नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, यानी कि संकुचन और फैलाव हो रहा है। गले में भी संकुचन और फैलाव हो रहा है, नीचे झुक रहा है, संकुचन हो रहा है, ऊपर आ रहा है, फैलाव हो रहा है। तो ये हमारा विशुद्ध चक्र भी, यानी कि थाइमस और थोराइड ग्लैंड भी इससे प्रभावित हो रहा है। ज्यादा प्रभावित होता है हमारा मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र, यानी कि उदर संबंधित रोग के लिए साधन। इसको भी हम 8 बार करते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं कर्कट प्राणायाम। कर्कट यानी कि कैंसर का एक शुद्ध हिंदी नाम होता है कर्कट। हम लोग कैंसर बोलते हैं, इंग्लिश में कैंसर होता है, हिंदी में उसको कर्कट रोग कहते हैं। तो इसमें हम लोगों को प्राणायाम करना है, कर्कट प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने का जो पोजीशन होता है, बैठने का तरीका, हम पद्मासन में या सुखासन में या सीधा आसन में हम बैठते हैं। ज्यादा फायदेमंद होता है पद्मासन में, क्योंकि पद्मासन में हम जब बैठते हैं तो पैर, दोनों पैर जो आपस में एक के ऊपर एक चढ़ा है, उसी पोजीशन में हमारा मन कॉन्सेंट्रेट होने लगता है। और प्राणायाम में हमारा मन कॉन्सेंट्रेट होना बहुत जरूरी है। तो इस पोजीशन में बैठते ही मन कॉन्सेंट्रेट हुआ। अब हम मन को, जो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, कैंसर के पेशेंट का जो पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए उसको लंग्स कैंसर है, तो लंग्स का जो एक्यूरेट पॉइंट है, उसको जहाँ पे उसको परेशानी है, जहाँ उसको दर्द है, उस दर्द वाले पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे उसको दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे इसी पर मन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उसको कहीं भी कुछ भी आंख बंद करके उसको नहीं देखना है पेशेंट को, उनको देखना है अपने रोग वाले, रोग ग्रसित स्थान को, बस उसको आंख बंद करके देख रहे हैं। जैसे हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो मन में देखते हैं मन विशाल हो रहा है, नाभि को देखते हैं, कभी मन में त्रिकुटी को देखते हैं। लेकिन कर्कट प्राणायाम का मतलब होता है हम अपने उस रोग को देख रहे हैं, आंखें बंद है। दाहिने हाथ के अंगूठा से हम, दाहिने हाथ के अंगूठा से दाहिने नासिका छिद्र को बंद करते हैं। बाएं से धीरे 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 हम लेना शुरू करते हैं। बाएं से धीरे धीरे श्वास लिए, लंबा गहरा श्वास लेते हैं। फिर 3 उंगली के सहारे इसको बंद करते हैं। फिर धीरे धीरे दाहिने से छोड़ते हैं। फिर दाहिने से लेते हैं, धीरे धीरे लंबा लिए, फिर दाहिने को बंद करते हैं अंगूठा से, फिर धीरे धीरे बाएं से छोड़ते हैं। लिया, छोड़ा, फिर लिया, छोड़ा, ये एक प्रोसेस हुआ, एक खेप हुआ। इस तरह 7 खेप करना होता है। कर्कट प्राणायाम हम 7 खेप करते हैं और मन वही उसी बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट रखेंगे जिस बिंदु पर हमें रोग है। तो जैसे होता है कैंसर के पेशेंट को हर पहर में अलग अलग दर्द होता है। जैसे जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, सुबह में मान लीजिए उसको सीना में दर्द हुआ, तो वो सीना का दर्द वाले स्थान को अपना केंद्र बिंदु मानेंगे। फिर दोपहर में जब वो प्राणायाम करेंगे तो दोपहर में उसका जो दर्द का जो स्थान था, जो चेंज हो गया दर्द का स्थान, उस जगह को वो अपना मन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यानी कि जिस जब समय में जिस पहर में उसका दर्द का स्थान चेंज हो रहा है, उस जगह पर वो मन को कॉन्सेंट्रेट करके इसका अभ्यास करेंगे। हम लोग जो नॉर्मल अनुलोम विलोम करते हैं उसी क्रिया को कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कॉन्सेंट्रेट है अपनी घाव के जो बिंदु है, जो घाव का जो पॉइंट है, कैंसर का जो पॉइंट है, उस बिंदु पर कर रहे हैं। भाव इसमें क्या लेना रहता है
कि दिव्य शक्ति इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो दिव्य शक्ति चारों तरफ फैली हुई है, वो शक्ति उस केंद्र बिंदु से, जो आपका घाव है, जो जहां पीड़ा हो रही है, उस बिंदु से वो शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे वो शक्ति उस कमजोर जगह पर प्रवेश कर रही, उसी स्थान से पूरे बॉडी में फैल रही है। और धीरे धीरे जब आप श्वास छोड़ते हैं, भाव रखना है कि आपके भीतर की वही शक्ति फिर से बाहर निकल रही, पूरे शरीर में चारों तरफ वही शक्ति फैली है। यानी कि आपके भीतर भी दिव्य शक्ति है, आपके बाहर भी वही दिव्य शक्ति है। तो प्राणायाम के समय में हमारा भाव रखना है, दिव्य शक्ति भीतर ले जा रहे हैं और दिव्य शक्ति ही बाहर छोड़ रहे हैं। नकारात्मकता को नहीं छोड़ना है, दिव्य शक्ति को छोड़ना है। यानी कि आप एक दिव्य शक्ति के आवरण में, उसी ऑरा में हैं आप, तो उस ऑरा को अपने आसपास बनाना है, बढ़ाना है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको हम प्राणायाम का जो क्रिया है उसको कम से कम हम 2 बार करेंगे, सुबह और शाम को करेंगे, या सुबह और दोपहर में करेंगे, 2 बार अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ हमारा होता है, एक होता है कर्कट प्राणायाम के बाद मत्स्य आसन, जिसमें हम लोगों को करना है, दादा, मत्स्य आसन को करना है, जिसमें हम लोग को बैठना होता है दाहिने पैर पे, दाहिने पैर की एड़ी पर हम बैठेंगे और बाएं को पीछे से ले जाएंगे। हाँ, ऐसे लेके स्थिति आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जो पैर हमारा ऊपर की ओर गया है, हाँ, इस तरह से हम उस पैर को छू रहे हैं। यानी कि जो पैर हम ऊपर से ले गए उसके विपरीत हाथ से हम उसी एड़ी को पकड़े हैं और दूसरे हाथ को, जो पैर ऊपर से उस तरफ के हाथ को पीछे से लाके नाभि को पकड़े हुए हैं, नाभि को छूने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्रा में क्या होता है, हमारे बॉडी में शरीर पोजीशन देखिए, ये हो गया। और दृष्टि आप देखिए, दृष्टि आपकी इस साइड में, आप देख रहे हैं हमारे बॉडी में किस तरह से खिंचाव हो रहा है। इस पोजीशन में जब हम बैठ रहे हैं तो इस पोजीशन में हमारे शरीर में एक नसों में खिंचाव हो रहा है। ये हमारे नसों को डिटॉक्स कर रहा है, नस की सफाई कर रहा है, नस को क्लीन कर रहा है, नस में जहां भी जो खराबी है उसको ठीक करता है। इसलिए कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, इसके लिए ये आसन एक तरह से मछली की आकृति में हमने अपने शरीर के पोजीशन को बनाया। तो इस पोजीशन में हम 30 सेकेंड तक रहते हैं और फिर नॉर्मल होते हैं। इसको हम 4 खेप करेंगे। फिर पैर को चेंज करते हैं, हाथ को किए, और फिर देखिए अब ये हाथ देखिए कैसे पीछे से आ रहा है। कोशिश करनी है नाभि तक लाने की। जिसका हाथ लंबा है वो आ जाए, जिसको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, जहां तक हमारा हाथ आ रहा है वहां तक हम अपने हाथ को लाएंगे। तो ये पोजीशन, इस पोजीशन में एकदम स्थिर रखना है और अपने गर्दन को भी उसी दिशा में ले जाना है, उल्टी दिशा में। जिस दिशा में हम पैर ले गए उसके उल्टी दिशा में हम अपने गर्दन को सीधा रखें। तो ये हमारा, इसको भी हम 4 बार करते हैं। तो कुछ आसन जो होता है ना, जो हल्का हल्का आसन है, जो पेशेंट कर सकते हैं उसको कर लेंगे, प्राणायाम जरूर करेंगे। और साथ में एक होता है शयन वज्रासन। वज्रासन में हम बैठ जाते हैं। ये हमारे लीवर को मजबूत करता है, लीवर को मजबूत कर रहा है, लंग्स को मजबूत कर रहा है। देखिए इस पोजीशन में हम शयन वज्रासन में बैठ के इसी पोजीशन में हम लेट जाएंगे। इसी पोजीशन में धीरे धीरे हम पैर को देखिए बाहर की ओर निकाल करके हम धीरे से केहूनी के सहारे हम लेटेंगे, लेट जाएंगे एकदम सीधा। और हाथ को अब दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर ले जाएंगे, बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर, यानी कि कंधे को हम उल्टा करके कंधा को पकड़े हैं दोनों हाथ से क्रॉस करते हुए, और उसी पर आंख बंद करके कम से कम 30
सेकेंड तक हम इसी पोजीशन में हम लेके रहेंगे और धीरे धीरे हमारी सांस चलती रहेगी नॉर्मल गति से। पाचन क्रिया को ही मजबूत करता है, हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट को मजबूत करता है, लंग्स को मजबूत करता है। श्वास की क्रिया जो जिसमें दिक्कत हो रही श्वास संबंधित रोग में भी ये लाभकारी होता है। तो इसको भी हम 4 बार करते हैं, 30 सेकेंड करते हैं। जो हम लोग 8 सेकेंड कर रहे हैं उसको हम लोग 8 सेकेंड जिसमें सांस को रोक रहे हैं उसको हम 8 बार करते हैं, और जिसमें हम 30 सेकेंड तक पोजीशन में उसी पोजीशन में रहते हैं उसमें सांस को रोकने की पद्धति नहीं होती है, सांस हमारी नॉर्मल चलती रहती है और नॉर्मल लेते रहते छोड़ते रहते हैं। ये हमारा हो गया। इसके बाद होता है हमारा एक और आसन होता है जो हम खड़े होकर के करते हैं, पदहस्त आसन। पदहस्त आसन में हम खड़े हो जाते हैं। अब हम सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर प्रणाम की मुद्रा में, सांस छोड़ते हुए हम दाहिने झुकेंगे, बाएं झुकेंगे, हाँ कमर से झुकेंगे, 8 सेकेंड सांस को रोकेंगे, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, फिर दाहिने साइड झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए 8 सेकेंड हम रुकेंगे। कमर जितना झुक सकता है कमर को हम झुकाएंगे, कमर से ही झुकाएंगे, पैर घुटना सीधा रहना चाहिए। 8 सेकेंड रुक करके फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, पैर को टच करेंगे। 8 सेकेंड यहाँ पे भी हम सांस को रोकेंगे, फिर सांस लेते हुए हम पीछे की ओर चले जाएंगे। सांस लेते हुए पीछे की ओर गए, 8 सेकेंड हम पीछे की ओर रुकेंगे। कुछ लोग पीछे 8 सेकेंड नहीं रुक सकते हैं, तो वो जितने देर वो रोक सकते हैं उतने देर रोक करके फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 हम आगे की ओर वापस आएंगे और पैर को टच करके वापस चले जाएंगे। आखिरी बार में हमें सांस को रोकना नहीं है, टच करके फिर वापस। ये हमारा एक खेप हुआ। इस तरह हम 8 खेप करते हैं। पदहस्त आसन हम लोग अभी कर रहे हैं। पदहस्त आसन कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले बाईं ओर झुके हैं, फिर दाहिनी ओर झुकेंगे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर वापस से आगे आकर के फिर ये खत्म जाता है। ये एक खेप होता है। इस तरह 8 खेप करते हैं। पदहस्त आसन कैंसर के पेशेंट के साथ ही साथ अन्य बीमारियों में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सियाटिका की प्रॉब्लम है, नस संबंधित किसी तरह का कोई रोग है, उनके लिए फायदेमंद होता है। लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए मात्र एक यही आसन होता है जो उसके लिए फायदेमंद होता है। लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए, जिनको हर्निया का प्रॉब्लम होता है उसके लिए ये फायदेमंद होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दादा कर रहे हैं, हमारे पंकजदादा बहुत ही अच्छा से एकदम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर रिलैक्स। हर एक खेप के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, मतलब 2-3 बार लंबा गहरा सांस लेते हैं, लंबा गहरा सांस छोड़ते हैं। ये हमारा था पदहस्त आसन। और ऐसे ही एक कर्मासन होता है, लेकिन जब हम पदहस्त आसन कर लेते हैं तो कर्मासन की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है समय भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये हमारे कुछ आसन थे जो कि कैंसर के पेशेंट जी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये बहुत ही हमने useful। आज आसन को सीखा। और ये आसन एक बार में समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। योगा AM योगा फॉर लिबरेशन हमारा जो YouTube चैनल है, वहां पे आप हर आसन का नाम लिखेंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट में सारे आसन एक जगह डाले गए हैं। प्लेलिस्ट करेंगे, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे योगासन
योग लिखा रहेगा, तो वहां पर आप सर्च करेंगे तो जितने आसन है सारे आसन एक साथ मिल जाएंगे, पूरे प्रोसेस के साथ, पूरे विधि के साथ बताया गया है। किसको नहीं करना है वो भी बताया गया है, और किस किस बीमारी में फायदा करता है, सारी चीज, सारी विधि उसमें बताई गई है। तो उस विधि को देखते हुए एक बार में योगासन हम नहीं सीख सकते, आपको उसको देख कर ही करना, देख करके करे। और नहीं तो हमारा योगाभ्यास रोज 6 बजे होता है, पंकज दादा के द्वारा लिया जाता है। आप उस क्लास को ज्वाइन करें, उसमें आप देखें कि कैसे योगासन हो रहा है, क्योंकि रेगुलर में ये सारे आसन उसमें करवाए जाते हैं। आप जब भी आसन करें तो जी कभी भी गलत आसन मत कीजिए, क्योंकि गलत आसन आपके लिए बहुत बड़ा घातक भी हो सकता है। इसलिए बिना योगा योगा ट्रेनर के संपर्क में आए आप योगाभ्यास बिल्कुल मत करिए। जो भी औषधि बताई जा रही है, अगर किसी तरह का मन में कोई डाउट है तो फोन करके जरूर संपर्क कीजिए और तब उसका सेवन कीजिए। कहीं आप एक औषधि को ले रहे हैं और कोई दूसरी बीमारी आपको है, तो उस औषधि को लेने के पहले संपर्क जरूर कीजिए, ताकि आपको बताया जाए क्या आपकी इस बीमारी के लिए जो दवाई आपको दी गई है दूसरे बीमारी में आपको नुकसान तो नहीं कर रही है। इसलिए संपर्क के बिना कोई भी औषधि लेकर के खतरा मोल मत लीजिए, पूर्ण रूप से संतुष्ट होइए, तब से कोई भी औषधि को उपयोग में लाइए। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन, वेरी यूजफुल। और हार्दिक धन्यवाद, अनुमोदना पंकज जी, आपका आना हमारे लिए बहुत ही ब्लिसफुल, वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन अनमोल, इसका तो स्टार्ट ऑफ द ईयर, और इतनी सूचना, प्रिकॉशनरी कहते कि बचाव में ही बचाव है, सेफ्टी सेव्स। हर चीज़ में अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है तो आप अध्यात्म की तरफ नहीं चल सकते, अध्यात्म नहीं है तो हेल्थ को फॉलो नहीं कर सकते। सो देयरफॉर दीज बोथ थिंग्स आर वर्किंग टुगेदर। किसी भी, फाइनली मैं बताता चलूँ कि किसी भी संगठन का नेतृत्व करना सरल काम नहीं है। जीव दया फाउंडेशन आपकी सेवा में पिछले 1.5 साल से हाजिर है जूम पर, और हर तरह के स्कॉलर्स यहाँ पर आते निष्काम भावना से आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। जैसे व्यंजना दी ने कहा है कि देखिए, कोई भी चीज़ विदाउट सुपरविज़न मत कीजिए। कोई भी आप योगा करते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, विदाउट सुपरविज़न मत कीजिए। तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे सामने, हमारे पास आते हैं हमारे सेशंस में। और हमारी ये भावना है जीव दया, मनी जीव दया फाउंडेशन की, कि जो संत सेवा में हम लोग काम कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर मणि मुथा, वो एक बहुत ही चिंतनशील व्यक्तित्व के मालिक हैं। और उनकी यही एक कारण है संतों की सेवा में सामने आने का, कि मैं अपने जीवन का जो समय है, ज़्यादा भाग मैं जो है अपना गृहस्थ जीवन से समय निकाल कर मैं इन सेवाओं में भी लगा दूं। संगठन को चलाने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है, शक्तिशाली, गंभीर, चिंतनशील, सहिष्णु, सहने की शक्ति भी, लोग हर तरह की सवाल जवाब भी पूछना, समय समय पर असमय पर आकर, क्योंकि इंटरनेशनली इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हमें अपने एक दूसरे को समय देने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए यू हैव टू हैव अ पेशेंस एज वेल। तो अगर ये सब विशेषताएं हैं तो किसी भी चीज़ का नेतृत्व जो है ना हो सकता है, किसी भी संस्था का, किसी भी कार्य का। तो इसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ कि ये कार्य हम बहुत ही अच्छी तरह से चला सकते हैं। अभी अभी एक मैसेज मनी दी ने भेजा है कि अगर आप इसके लिए कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं तो 100% डोनेशन गोज इनटू संत सेवा। और ये हमारी जो ट्रस्ट है वो भी इट्स ऑन द वे टू रजिस्ट्रेशन, मनी जीव दया फाउंडेशन। तो इट्स प्रॉपर लिजिट, और इसके नंबर्स जो हैं, यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, कोई भी नंबर्स हैं, फॉरेन के नंबर्स, दे कैन कॉन्टैक्ट मी
इंडिया के नंबर जो है, भारत के नंबर, वो डॉक्टर मनी मुथा से कर सकते हैं। कोई भी किसी चीज़ की कमी ना रह जाए, ये हमारी भावना है। ये हमारी भावना को हम सामने रखते हुए, सब स्कॉलर्स के आशीर्वाद के साथ चलते हुए, हम यही उस परम पिता परमात्मा से दुआ करते हैं कि भगवान आपको हर तरह की रिद्धि वृद्धि समृद्धि हेल्थ वेल्थ सब कुछ दे और आपका जीवन मंगलमय हो। और ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ। मनी जी हैं, साहब जी हैं मंगल करने के लिए अभी। जो भी क्वेश्चन आपके हैं प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो आपके जवाब जो है ना हम कर देंगे। कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं बीच में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना रहा, ये तो वक्त की बात है। आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। आज सैटरडे है, कल संडे। बस हैव अ वंडरफुल वीकेंड, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, नूतन वर्ष अभिनंदन, नवे साल दियाँ बहुत बहुत बधाइयाँ। सो दैट्स इन माई नेटिव लैंग्वेज। और अपना और अपनों का ध्यान रखें। महाराज साहब हैं या नमोकार मंत्र करके मंगल कर दें आप बोल प्रोग्राम दीजिए को। भैया। मनी जी, हाँ, साहिब जी चले गए हैं, आप बोल दीजिए। ओके। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उभजायाणं, नमो लोए सब साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो, मंगलाणं च सबेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र।